जियांग युआन ने माँ की बात सुनी, चुपचाप सिर हिलाया और उनका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले आई। वो चाहती थी कि माँ आज उसके साथ ही सोए। वान चीशन ने माँ बेटी को देखा, हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, अधूरा तरबूज समेटा और फिर अपने कमरे में चला गया। कई सालों बाद माँ के साथ सोने का मौका मिला था, इसलिए जियांग युआन ने माँ को कसकर पकड़ा हुआ था, चाहे गर्मी ही क्यों न हो। भले ही वू शिमई के चेहरे पर हल्की झुंझलाहट थी, लेकिन उसके दिल में मिठास ही मिठास थी। बेटी का यूं उन पर निर्भर होना उसे बेहद खुशी दे रहा था। उस रात जियांग युआन माँ की बाहों में लेटी बहुत बातें करती रही। वो सारी बातें जो उसने कभी जुबान पर नहीं लाईं, सब आज माँ को बता दी। वू शिमई को तब पता चला कि बेटी के दिल में इतना कुछ छुपा है। उसने भी सोचना शुरू किया, शायद उसने ही उसे बहुत कड़ी नज़रों से देखा, बहुत सख्ती की, तभी उसकी बेटी में इतनी बगावत आ गई। बातें करते करते अचानक युआन चुप हो गई। वू शिमई ने पलटकर देखा तो पाया कि वो गहरी नींद में सो चुकी थी। आज का दिन ही उसके लिए बेहद थका देने वाला था। बेटी को सोता देख वू शिमई के होंठों पर कोमल मुस्कान आ गई। उसने झुककर उसके माथे को चूमा और फिर बिस्तर के पास रखी छोटी सी लाइट बंद कर दी। पूरी रात शांति से बीत गई। सुबह जब जियांग युआन जागी तो घड़ी में 10 बज रहे थे। शायद कल की थकान इतनी ज्यादा थी कि नींद इतनी गहरी आई। सुबह जब वू शिमई काम पर जा रही थी तो बेटी को इतनी गहरी नींद में देख उसने जगाने का मन ही नहीं किया। उल्टा स्कूल में फ़ोन करके छुट्टी भी ले ली। वैसे भी स्कूल कारखाने के अंदर था और सबको पहले से ही पता था कल क्या हुआ था, इसलिए टीचर ने बिना कुछ पूछे छुट्टी मंजूर कर दी। अच्छा आराम कर लो, फिर कल से स्कूल आ जाना, यही सबने कहा। युआन भूख से ही जागी थी। कल रात ठीक से कुछ खाया ही नहीं था और सुबह भी भूख ही रह गई थी, तो पेट में चूहे कूदने लगे थे। चेहरा धोकर वो किचन में गई। बर्तन उठाकर देखा तो बर्तन में अब भी गुनगुना दलिया रखा था। साथ ही टेबल पर सुबह का खरीदा हुआ गरम गरम बाउजी रखा था। बगल में एक छोटा सा नोट रखा था, स्कूल की छुट्टी मैंने ले ली है, आज मत जाना, दोपहर को आकर खाना बना दूंगी। नोट पढ़ते ही उसके दिल में गर्माहट सी दौड़ गई। उसने जल्दी से एक बाउजी खाया, दलिया पिया और फिर सोचा, अब खाली हूं तो क्यों न उस स्पेस अंतरिक्ष वाली जगह में जाकर देखूं और पता लगाऊं कि उसे कैसे अपग्रेड किया जा सकता है। जैसे ही वो उस स्पेस में गई, उसने देखा कि जिस छोटे कमरे में वो खड़ी थी उसमें आज कुछ अलग था। टेबल पर एक छोटा कपड़े का थैला रखा था। वो तुरंत दौड़कर वहां पहुंची। जैसे ही खोला, उसमें अलग अलग किस्म के बीज पड़े थे। ये अपग्रेड का इनाम है क्या? वो सोच में पड़ गई। लेकिन मैंने तो अब तक यहाँ कुछ लगाया ही नहीं, तो फिर अपग्रेड कैसे हो गया? उसके चेहरे पर हैरानी और उलझन साफ झलक रही थी। बीजों का थैला हाथ में लेकर वो कमरे से बाहर आए और जैसे ही बाहर पहुंचे, उसने देखा कि जहां उसने कल नहाने का पानी डाला था, वहां एक नन्हा सा पौधा निकल आया था। उसकी आंखें चमक उठीं, तो इसका मतलब सिर्फ कल मैंने पानी डाला था और उसी से बीज अंकुरित हो गए। और शायद इसी वजह से स्पेस अपग्रेड हो गया। उसके होठों पर अनायास ही मुस्कान आ गई। एक छोटा सा पौधा उसके लिए उम्मीद की बड़ी किरण बन गया था। ये बढ़ने की स्पीड कुछ ज्यादा ही तेज नहीं है। जियांग युआन को साफ याद था कि कल रात यहाँ कुछ भी नहीं था और सिर्फ एक रात में इतने सारे छोटे छोटे पौधे उगाए। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या कल तक सीधा फल भी खाने को मिल जाएगा? ये सोचकर उसका दिल खुशी से भर गया। उसने तय किया कि अपने थैले में रखे सारे बीज लगा ही दे। उसके पास खेती वाले औजार जैसे फावड़ा या खुरपी कुछ भी नहीं था, तो वो सीधा किचन गई और वहीं से कुकिंग वाला चम्मच उठा लाई। शहर में पली बड़ी होने के बावजूद बचपन में जब दादी के साथ गांव में रही थी, तब उसने थोड़ी बहुत खेती करते हुए लोगों को देखा था। उसी याद को पकड़कर वो चम्मच से मिट्टी खोदने लगी। धीरे धीरे वो काम में इतनी डूब गई कि वक्त कब निकल गया पता ही नहीं चला। तभी बाहर से वू शिमई की आवाज़ आई, युआन। वो झटपट स्पेस से बाहर आ गई। वू शिमई ने बाहर कमरे में बेटी को नहीं देखा तो सोचा कि शायद वो अभी भी सो रही है। उसने सीधे उसका कमरा खोला। जियांग युआन अचानक सामने आ गई। चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी, पर वू शिमई को कुछ अजीब नहीं लगा। उसने बस हैरानी से पूछा, तू कमरे में क्या कर रही थी? ये हालत क्यों बना ली अपनी? असल में युआन को खेती की आदत तो थी नहीं, तो मिट्टी से खेलते खेलते खुद गंदी हो गई थी। वो नीचे झांककर अपने कपड़ों की मिट्टी देखती है और हल्का सा हंसते हुए बोली, वो एक चीज बिस्तर के नीचे गिर गई थी तो उसे निकालने गई थी, इसी चक्कर में ऐसे हो गया।
ये सुनकर वो शिवमेई को कोई शक नहीं हुआ। उसने बस कहा, आज काम देर से खत्म हुआ, खाना बनाने का टाइम नहीं मिला, इसलिए कैंटीन से तेरे लिए खाना ले आई हूँ, आ जल्दी खा ले। युवान ने सुबह नाश्ता देर से किया था, इसलिए उसे भूख नहीं थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मा मैं अभी भूखी नहीं हूँ, आप रख दीजिए, बाद में खा लूंगी। ठीक है, पर खाना भूलना मत, वो शिवमेई ने सिर हिलाते हुए कहा और जाने लगी। लेकिन तभी युवान ने उसे रोक लिया। माँ, आप आज मेजू से मिलने गई थी। वो शिवमेई का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। सुबह गई थी, पर तेरी आंटी होंग अभी भी मुझसे नाराज है। उसने तो मुझे मेजू से मिलने ही नहीं दिया। युवान ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, तो मैं बाद में हॉस्पिटल चली जाऊंगी उसे देखने। वो शिवमेई कुछ कहना चाहती थी, पर फिर चुप रह गई। बस धीरे से बोली, ठीक है। कुछ हिदायतें देकर वो बाहर निकलने लगी थी कि युवान ने फिर पुकारा, माँ। वो पलटी और आंखों से पूछा, क्या हुआ? कल मेजू की टेस्ट और हॉस्पिटल की फीस हुईयों ने दी थी। ये बात मैंने आपको बताई थी। वो शिवमेई की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, ये तो उसने कल रात भी कुछ नहीं बताया। उसे तो बस इतना ही पता था कि युवान ने हुईयों की मोटरसाइकिल तोड़ी थी, पर ये कि उसने मेजू का इलाज भी करवाया, ये बात वो बिल्कुल नहीं जानती थी। कल इतनी सारी चीजें हुई कि ये तो वो भूल ही गई थी। माँ, दोपहर को मैं क्लास नहीं जाऊंगी, मैं उससे मिलकर पैसे वापस कर दूं, ठीक रहेगा? जियांग युवान की बात सुनकर वो शिवमेई ने धीरे से सिर हिलाया। उसने कल हमारी इतनी मदद की, और वो भी बिना किसी वजह के। ऐसे किसी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। ये कहते हुए वो अपने कमरे में चली गई। वैसे उसने कल कितने पैसे जमा किए थे? कल फीस भरते वक्त युवान तो उसके साथ ही थी, उसे सब याद था। उसने रकम बता दी। वो शिवमेई ने सुना, कमरे से पैसे निकालकर उसे दिए और हिदायत दी, ध्यान रखना, कहीं पैसे खो मत देना। फिर अचानक उन्हें ख्याल आया और पूछ लिया, लेकिन तुम्हें पता है वो मिलेगा कहाँ? सू सिटी यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है, हर जगह ढूंढती फिरोगी क्या? युवान ने थोड़ी देर सोचा और बोली, यूनिवर्सिटी बड़ी है, पर आखिर टीचर तो गिने चुने ही हैं, ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। ये सुनकर वो शिवमेई को तसल्ली हुई। उन्होंने सिर हिलाया, ठीक है, तो साइकिल ले जाना, वहीं तक चलकर जाना मुश्किल है, सीधी बस भी नहीं है। कुछ समझाकर वो अपने काम में लग गईं। युवान ने लंच बॉक्स से 2-4 निवाले जल्दी जल्दी खाए और निकल पड़ी। नीचे आते ही उसने देखा, गली के मोड़ पर कुछ आंटियां बैठी थीं। गर्मी से बचने के लिए सब सीढ़ियों के पास ठंडी हवा खा रही थी और गपशप में डूबी थी। युवान को देखते ही एक आंटी मुस्कुराकर बोली, अरे युवान, आज स्कूल नहीं गई? ये वही औरतें थीं जिनसे कल रात नीचे बहस हुई थी, पर आज उनके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान थी, जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं। ये सब औरतें घर पर ही रहती, कभी कभी थोड़ी बहुत सिलाई बुनाई कर लेती, बाकी का वक्त तो दूसरों की जिंदगी में झांकने और चुगली करने में निकलता। युवान ने भी हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, आज नहीं गई। अच्छा, तो कहाँ जा रही हो? एक औरत ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए उत्सुकता से पूछा। आज युवान ने बालों में चोटी बनाई थी, हल्की सी फूलों वाली फ्रॉक पहनी थी और पैरों में सस्ते प्लास्टिक के सैंडल। चेहरा हमेशा की तरह प्यारा था, लेकिन आज उसमें कुछ अलग सी चमक थी, जो इन औरतों को समझ नहीं आ रही थी। युवान ने ज्यादा बताना ठीक नहीं समझा, बस बोली, बस कुछ काम से जा रही हूँ। उसके इतना कहते ही औरतें आपस में नजरें मिलाने लगीं। युवान ने उन्हें फिर एक मुस्कान दी और जाने को बढ़ी ही थी कि अचानक किसी ने फिर रोक लिया। अरे हाँ, वो मेजू वाली बात क्या बनी? सुना है वो अभी भी अस्पताल में पड़ी है। दूसरी बोली, और ये भी सुना है कि युएहोंग तुझे अस्पताल जाने ही नहीं देती, सही है? तीसरी ने झट से जोड़ा, कल रात तेरे माँ बाप देखने गए थे, पर उन्हें भी बाहर निकाल दिया गया क्या? और तू और मेजू क्या अब भी दोस्त रह पाओगी? एक एक कर सवाल बरसने लगे। उनकी आंखों में जिज्ञासा कम, तमाशा देखने की भूख ज्यादा थी। युवान कुछ पल चुपचाप उन्हें देखती रही। उसका चेहरा सख्त हो गया था। आंटियां उसकी खामोशी देखकर सहम सी गईं, जैसे उन्हें अचानक एहसास हुआ हो कि शायद वो हद पार कर चुकी हैं। वे सब चुप हो गईं। जब किसी ने आगे सवाल नहीं किया तो जियांग युवान ने कंधे उचकाए और बोली, इतनी जिज्ञासा है तो खुद जाकर मेजू से पूछ लो, मैं भी जानना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर औरतें एक पल को बेजुबान रह गईं। अरे बच्ची,
हमने बस 2-4 सवाल ही तो पूछे, इसके लिए ऐसे बंदूक डंडे लेकर खड़ी हो गई। जियांग युवान ने हल्की सी नाक से आवाज निकाली और बोली, अगर आप लोग यही सोचना चाहती हैं तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। ये कहकर उसने पलटकर बाहर कदम बढ़ा दिए। मुझे अभी काम है, आप सब आंटियों के साथ फुर्सत की बातें करने का टाइम नहीं है। उसने फुर्सत शब्द पर जोर दिया, जैसे सीधा सीधा कह रही हो कि ये लोग बेवजह खाली पड़ी हैं। सभी आंटियां एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। उनके चेहरे पर साफ झुंझलाहट झलक रही थी। ये लड़की तो अब जुबान चलाने लगी है। पहले तो सामने देखकर मुंह से एक शब्द नहीं निकलता था, अब हर बात में कांटे चुभाती है। एक आंटी ने उसकी जाती हुई पीठ देखकर ताना मारा। दूसरी ने होंठ तिरछे करके कहा, मुझे तो लगता है इनके अच्छे दिन अब खत्म होने वाले हैं। सुना है उस वू शिमे की नौकरी में भी गड़बड़ चल रही है। पहले जो इनाम तामगा मिलते थे सब वापस ले लिए गए। और फैक्ट्री में भी इन दिनों सुधार चल रहा है, बहुत लोग बेरोजगार हो गए हैं, उसका नंबर भी लगने वाला है। ये सुनते ही बाकियों की आंखों में चमक आ गई। सच, ये खबर किससे सुनी? फैक्ट्री में कई दिनों से यही चर्चा है। वरना बताओ, इतनी मेहनत करने के बाद भी वो शिमेई को इतने साल से इनाम कैसे मिल रहे थे? कुछ तो गड़बड़ थी। ऊपर से उसके घरवाले युवान का मामला भी हो गया, समझ रही हो ना? बाकी सबने ये सुनकर चुपचाप एक दूसरे को देखा। फैक्ट्री की हलचल के बारे में वो सब भी सुन चुकी थी। अनजाने में उनके मन में भी डर बैठ गया कि कहीं इसका असर उनके घरों पर न पड़े। इस ख्याल से सबकी गपशप करने की इच्छा मर गई और एक अजीब सी उदासी उन पर छा गई। उधर जियांग युवान को इन बातों का जरा भी अंदाजा नहीं था। वो तो साइकिल पर बैठकर सीधा शहर के अस्पताल की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में उसने दुकान से कुछ फल और पोषण वाली चीजें खरीदी ताकि अस्पताल लेकर जा सके। जब वो जेग मेजू के वार्ड में पहुंची तो देखा दरवाजा खुला था और अंदर से आवाजें आ रही थीं। इतनी बड़ी बात हो गई और तुम लोगों ने हमें बताया तक नहीं। अगर मैं दूसरों से न सुनती तो आज तक अंधेरे में रहती। ये तीखी आवाज मेजू की बुआ की थी। कल तो सब घबराहट में था, हमें भी होश नहीं रहा। आज सोचा कि मेजू की हालत ठीक है तो बताकर तुम्हें परेशान क्यों करें। ये आवाज मेजू की माँ की थी। बुआ गुस्से में बोली, नहीं, ये मामला ऐसे ही नहीं छूटना चाहिए। दिन दहाड़े किसी को चोट पहुंचा दी, क्या कोई कानून नहीं है इस देश में? उन्हें इसकी भरपाई करनी ही होगी। इतना कहकर उसने थोड़ी देर रुककर फिर कहा, वैसे भी वो दोनों कामकाजी हैं, घर की हालत भी अच्छी होगी। सुना है उस घर का आदमी सेक्शन चीफ है। मेजू की माँ ने धीमी आवाज में कहा, मैं तो चाहती भी नहीं कि उनसे कोई पैसे वगैरह वसूले जाएं। उन्होंने खुद जाकर पुलिस को बताया, डॉक्टर ने भी चोट का परीक्षण कर लिया है। अगर अब कुछ गंभीर न हुआ तो मैं चाहती हूँ मामला यही खत्म हो जाए। आंटी की आवाज में नाराजगी साफ झलक रही थी। अरे, तुम दिमाग से ठीक हो क्या? ऐसे कैसे छोड़ दोगी? अगर ऐसे ही रहने दोगी तो क्या मेजू का दर्द यूं ही बेकार चला जाएगा? जेक की माँ की आवाज में हल्का झिझक था, लेकिन क्या ये ठीक रहेगा? हमारी दोनों फैमिलियां हमेशा से उठना बैठना करती आई हैं, एक ही कॉलोनी में रहते हैं, रोज रोज आमने सामने होते हैं। वो धीरे से बोली, ऊपर से उनकी बच्ची और मेजू तो हमेशा से बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, बचपन से साथ बड़े हुए। अगर हम उनसे मुआवजा मांगेंगे तो शायद उनकी दोस्ती भी टूट जाएगी। आंटी ने ठहाके जैसा हंसते हुए कहा, अरे युएहोंग, कहीं दरवाजे से टकराकर दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? ऐसे लोगों से भी तू चाहती है कि मेजू दोस्ती रखे? मेरी मान, तुरंत मेजू को कह दे उससे रिश्ता खत्म करने को। कौन जाने कल को गुस्से में फिर कोई बड़ा वार कर दे और सीधा सिर फोड़ दे। पास बैठे मामा ने भी आंटी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ हाँ युएहोंग, अपनी भाभी की बात मान ले। वो तेरे भले की सोच रही है। सोच, इस बार तो बस सिर फूटा है, अगली बार पता नहीं क्या कर बैठे। ऐसे लोगों का गुस्सा खतरनाक होता है। जेक की माँ कुछ देर चुप रह गईं। वो खुद भी अंदर से बहुत परेशान थी। उसी वक्त दरवाजे से थोड़ी दूरी पर खड़ी जियांग युवान सब सुन रही थी। उसने कदम रोक लिए। अगर वो अंदर जाती तो माहौल और भी अजीब हो जाता। आंटी फिर शुरू हो गईं, अरे युएहोंग, तू सोच क्या रही है? मेरी मान, तुरंत उन पर केस कर, उनसे भरपाई करवा। मेजू के अस्पताल का खर्चा, पौष्टिक खाना पीना, ऊपर से नुकसान की रकम सब उनसे निकलवा। बिना जेक की माँ को जवाब देने का मौका दिए वो बोली, मुझे 2 बड़े दमदार वकील पता है, फुर्सत में तुझे उनसे मिलवाऊंगी, देखना बढ़िया मुआवजा मिलेगा। जेक की माँ अब भी खामोश रहीं।
कल की बात याद करते ही उनके अंदर का गुस्सा फिर उभर रहा था, लेकिन वकील वकील खेलकर पैसे ऐंठना उन्हें गलत लग रहा था। डॉक्टर ने भी कहा था कि चोट बड़ी नहीं है, सर पर पट्टी तक की जरूरत नहीं, बस 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। तो फिर दूसरों से पैसे ऐंठना तो सीधा सीधा जबरन वसूली कहलाएगा ना। उन्होंने होंठ भींचे और चुप रह गईं। आंटी ने अपने पति की तरफ देखा, आंखों से इशारा किया। मामा ने तुरंत बात संभाली। ये हम भाभी की बात मान ले, इसमें शर्माने की क्या बात है। कानून में इसे जानबूझकर चोट पहुंचाना कहते हैं, जेल भी हो सकती है। अभी तो पैसा देकर बच निकलेंगे, वरना अंदर जाते देर नहीं लगेगी। देख, उन्हें सजा से बचाकर हम तो एहसान ही कर रहे हैं। जियांग युवान की आंखें सिकुड़ गईं। उसे साफ लग रहा था कि बात में कुछ और है, क्योंकि मुआवजे के पैसे से तो आंटी चाचा का कोई लेना देना नहीं था, फिर भी वो इतनी आग क्यों लगा रहे थे। क्या सच में वो सिर्फ मेजू के लिए परेशान थे? उसे शक था। इतने में चुप बैठी मेजू अचानक बोली, आंटी, भले ही हम उनसे मुआवजा मांग लें, लेकिन इसमें आपका क्या लेना देना। मुझे लग रहा है आप लोग मम्मी पापा से ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हो। उसकी बात सुनते ही आंटी चाचा एक दूसरे की तरफ देखे, फिर गुस्से से बोले, ये क्या बोल रही है तू? हम तेरे भले के लिए सोच रहे हैं। जब मुआवजा मिलेगा तो तुझे ही मिलेगा, हम थोड़े लेंगे। और तू उल्टा हम पर शक कर रही है। वाह रे, एहसान फरामोश। बिल्कुल वैसे जैसे कुत्ते ने लू डोनबिन को काट लिया, भलाई का बदला उल्टा। हालांकि आंटी ने जो कहा वो सुनने में सही लग रहा था, लेकिन साफ था कि जिग मेजू को उन पर यकीन नहीं आया। आंटी की नज़र जब उस पर पड़ी तो थोड़ी झिझक सी हुई, जैसे मन ही मन कुछ छिपा रही हूँ। काफी देर बाद हल्की सी हंसी बनाकर बोली, अरे तुम्हारा कजिन तो हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड लेकर आया है ना। वो किसी लॉ फर्म में काम करता है, क्यों न उसी से केस करवा लो। दूसरों का एहसान लेने से अच्छा है अपने होने वाले रिश्तेदार को ही मौका दे दो। मेजू ने हल्की सी नाक से सांस खींची और तभी उसे सब समझ में आ गया। वो जानती थी कि उसकी आंटी हमेशा फायदा देखकर ही कोई काम करती है। आज इतनी मिठास लेकर मिलने आई, तभी उसे मन में खटक हो रही थी कि बात कुछ और है। उसने सीधे अपने अंकल की तरफ देखा और बोली, अंकल, आप वापस चले जाए। हम इस मामले में कोई मुकदमा नहीं करने वाले। यहाँ वक्त ज़ाया करने का कोई मतलब नहीं। तुम भी न। आंटी के चेहरे पर नाराजगी और चिढ़ दोनों उतर आई, जैसे कह रही हो कि मेजू को अक्ल ही नहीं है। पर मेजू ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और अपनी माँ से बोली, माँ, सिर बहुत दर्द कर रहा है, मुझे थोड़ी देर सोना है। ये सुनकर माँ तुरंत बोली, ठीक है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे अंकल आंटी को बाहर ले जाती हूँ। इतना कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। उधर जैसे ही जियांग युवान ने सुना कि वो लोग बाहर आ रहे हैं, तो जल्दी से 2 कदम पीछे हटी और फिर ऐसे दिखाया जैसे अभी अभी अंदर जाने ही वाली थी। दरवाज़ा खुला और सामने खड़ी जियांग युवान को देखकर मेजू की माँ हल्का सा चौंक गई। दिल में चाहे जितना गुस्सा और नाराजगी वो शिवमेई के लिए हो, लेकिन युवान के लिए उतनी नफरत नहीं थी। उसको देखकर उनके चेहरे पर थोड़ी असहजता झलक गई। उन्हें डर था कि कहीं युवान ने अभी अंदर की सारी बातें सुन तो नहीं ली। उन्होंने ध्यान से उसके चेहरे को पढ़ा, लेकिन युवान बिल्कुल सामान्य लगी। चेहरा साफ था, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। तब जाकर माँ ने चैन की सांस ली। होंद आंटी, मैं मेजू से मिलने आई हूँ, युवान ने नरमी से कहा। मेजू की माँ जाने क्यों थोड़ा अपराधबोध महसूस करने लगी। उन्होंने सिर हिलाया और बोली, ठीक है, जाओ, लेकिन ज्यादा देर मत करना। मेजू का सिर बहुत दर्द कर रहा है। युवान ने हल्का सा सिर झुकाकर हामी भरी और अपने साथ लाए सामान के साथ कमरे में दाखिल हो गई। आंटी किनारे खड़ी होकर उसे बेशर्मी से घूरने लगी, लेकिन युवान भी चुप रहने वालों में से नहीं थी। उसने ठंडे तेज नज़र से सीधे उनकी आंखों में देखा। आंटी उस नज़र से घबरा गई, झिपकर हल्की खांसी की और नज़रें हटा लीं। मेजू की माँ पहले तो चाहती थी कि आंटी अंकल को लेकर बाहर चली जाएं, लेकिन युवान के आते ही उनका मन बदल गया। उन्हें डर था कि कहीं युवान उनकी बेटी को फिर से चोट न पहुंचा दे। लेकिन युवान ने कोई परवाह नहीं की। उसने चुपचाप अपने लाए हुए न्यूट्रिशन वाले सामान टेबल पर रख दिए। जियांग युवान ने बिस्तर पर लेटी जेग मेजू को देखा। वो मुंह दूसरी तरफ किए हुए थी। युवान ने धीरे से आवाज दी, मेजू, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। लेकिन मेजू ने आंखें बंद कर रखी थीं। इतनी जल्दी नींद कैसे आ सकती है? असल में जैसे ही उसने युवान की आवाज़ सुनी, उसने जानबूझकर सोने का नाटक कर लिया।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त युवान का सामना कैसे करे। पहले तो दोनों सबसे अच्छी सहेलियां थीं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से उसे लगता था जैसे उनके बीच का रिश्ता बदल गया है। और ऊपर से कल युवान की माँ वू शिमी ने उसे चोट पहुंचा दी थी। इससे उसका दिल और भी भारी हो गया था। वो सच में युवान से अभी बात नहीं करना चाहती थी। युवान उसकी पीठ को देखती रही। उसे साफ महसूस हो रहा था कि मेजू अभी भी नाराज है और उससे बात नहीं करना चाहती। उसने हल्की सी सांस ली और कहा, मुझे पता है, मेरी माँ ने तुम्हारे साथ जो किया, उसके बाद मेरा मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। तुम मुझे देखना भी नहीं चाहती होगी। लेकिन अगर मैं तुमसे माफ़ी मांगने नहीं आती, तो तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगी, है ना? मेजू चुप रही। युवान फिर बोली, सुंदरी, मुझे माफ़ कर दो ना। अच्छा चलो, ऐसे करते हैं, जब तुम अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाओगी, तो मुझे 1-2 थप्पड़ मार लेना। जितना मन चाहे गुस्सा निकाल लेना, चाहे मुझे मार डालना, लेकिन तब तक मेरा गुस्सा शांत कर देना, ठीक है? उसकी थोड़ी नखरे वाली आवाज़ सुनकर मेजू के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। भले ही बहुत धीमी थी, लेकिन युवान ने सुन ली। वो तुरंत बोली, अरे, मैंने तुम्हारी हंसी सुन ली। अब मुझे इग्नोर मत करो, प्लीज़। याद है तुमने कहा था तुम्हें मेरी सफ़ेद वाली ड्रेस बहुत पसंद है। तो वो ड्रेस मैं तुम्हें दे दूंगी, माफ़ी के तौर पर। मानोगी ना? ये वही ड्रेस थी जो युवान की आंटी उसके लिए बिजनेस ट्रिप से लाई थी। वो उसे बहुत पसंद थी, इसीलिए कभी पहनी भी नहीं थी। मेजू को भी वो ड्रेस बहुत पसंद थी। कई बार उसने मांगा कि 2 दिन के लिए ही उधार दे दो, लेकिन युवान ने कभी नहीं दिया। इस बात पर वो उससे नाराज भी हुई थी और कहा था, तू तो बहुत कंजूस है, सच में मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड नहीं मानती। जैसे ही मेजू ने ये सुना, वो अचानक बिस्तर से उठकर बैठ गई और उसके चेहरे पर चमक आ गई। ये बात तुमने खुद बोली है, अब पलटना मत। युवान ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे कह रही हो, सच में मान रही हूँ। मेजू ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, उस ड्रेस की खातिर मैं तुझे माफ़ करती हूँ। युवान को लगा था उसे मनाने में बहुत मुश्किल होगी, लेकिन मेजू ने इतनी आसानी से माफ़ कर दिया, ये सोचकर उसका दिल पिघल गया। मेरी प्यारी सुंदरी, तू तो बहुत अच्छी है। ये कहते हुए युवान ने उसे गले लगा लिया। मेजू थोड़ा पीछे हटी, लेकिन पूरी तरह उसे हटाया भी नहीं। पास खड़ी जेक की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन दोनों को देखकर चुप रह गई। धीरे से युवान ने पूछा, तो क्या तुम मेरी माँ को भी माफ़ कर दोगी? ये सुनकर मेजू फिर से चुप हो गई। युवान ने भी और दबाव नहीं डाला। उसने सोचा, समय के साथ ही सही, वो उसे भी माफ़ कर देगी। फिर वो बैग से डिब्बा निकालते हुए बोली, मैं तेरे लिए तेरे फेवरेट शुगर वाली कैंड ऑरेंजेस लाई हूँ, चल अभी खोलकर खिलाती हूँ। जियान युवान ने बगल में रखी बुनी हुई थैली खोली ही थी कि तभी मेजू की माँ ने जल्दी से रोक दिया। डॉक्टर ने कहा है अभी कच्ची या ठंडी चीज़ें मत देना, जब वो घर जाएगी तब खा सकती है। युवान ने हाथ रोक लिया और बैग को बगल की मेज़ पर रख दिया। असल में वो मेजू के साथ थोड़ा और रुकना चाहती थी, मगर उसे लगातार जम्हाइयाँ लेते देख समझ गई कि अब आराम की ज़रूरत है। धीरे से बोली, मेजू, तुम थोड़ी देर सो जाओ, मैं निकलती हूँ, शाम को फिर आऊँगी। मेजू ने हल्के से सिर हिलाया और बिना झिझक बोली, आज रात मुझे झींगे वाली झोल ब्रेस्ड प्रॉन्स खाना है। ये बात उसने इतनी सहजता से कही कि युवान कुछ पल के लिए चौंक गई। फिर समझी वो उससे खाना मंगवा रही है। उसके चुप रहने पर मेजू ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, कल जब अंकल वान आए थे, उन्होंने कहा था जो खाने का मन हो बोल देना, वो बनाकर भेज देंगे। अब क्या, कल जो कहा था उसे आज भूल जाओगी? युवान ने दिल में उठी अजीब सी भावना दबाकर मुस्कुरा दिया, ठीक है, रात को भेज दूंगी। वो खड़ी होकर फिर बोली, और कुछ खाने का मन है क्या? मेजू ने आंखें घुमाई और बिन झिझक 2-3 और डिश गिना दी। युवान ने पलकों को झुकाकर हल्के से सिर हिलाया, ठीक है, सब ले आऊंगी, अब तुम आराम करो। मेजू ने कहकर रज़ाई ओढ़ ली और करवट लेकर लेट गई। मेजू की माँ ने देखा कि बेटी सोने जा रही है, तो जल्दी से बाकी सबको बाहर ले आई। बुआ ने इशारे से ताऊ को कुछ कहने को कहा, मगर ताऊ भी क्या बोलते, सामने वही लड़की खड़ी थी जिसकी माँ ने मेजू को चोट पहुंचाई थी, और खुद मेजू ने उसे माफ़ कर दिया था। तो फिर वो जाकर क्या कहते? क्या सीधे बोल देते, हम तो माफ़ नहीं करेंगे, जाकर अपनी माँ से पैसे तैयार करवाओ। ताऊ ने कुछ भी न कहा, बस माँ से बोले, अगर यहाँ सब ठीक है तो हम चलते हैं। बुआ ने झुंझलाकर ताऊ की कमर पीछे से दबा दी,
मगर वो दर्द सहते हुए भी चुप रहे। बुआ ने आगे बढ़कर मेजू की माँ का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, यूँ हमने जो बात की है उसे गंभीरता से सोचना भूलना मत। आखिरी शब्द उसने ज्यादा जोर देकर कहे। मेजू की माँ ने एक नज़र युवान की तरफ डाली और झिझकते हुए बोली, हाँ समझ गई हूँ, ध्यान रखूंगी। युवान ने उनकी बातें तो सुनी मगर उसका मतलब समझ नहीं पाए। बुआ को तसल्ली हुई और उसने फिर ताऊ को आंख से इशारा किया। ताऊ बस हल्की सांस छोड़कर चुप रहे। असल में उनका बेटा अब एक काबिल लड़की से रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहा था, तो फिर वो क्यों न पूरी कोशिश करे कि होने वाली बहू के लिए काम निकलवाएं। युवान को भी थोड़ी राहत मिली। उसने सबको अलविदा कहा और अस्पताल से बाहर निकल गई। नगर अस्पताल से सीयू सिटी यूनिवर्सिटी ज्यादा दूर नहीं थी। जियांग युवान साइकिल पर निकली और करीब आधे घंटे बाद यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंच गई। अभी गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं, इसलिए यूनिवर्सिटी में सेशन शुरू नहीं हुआ था। गेट पर तैनात चौकीदार ने उसे देखा। वह साइकिल को धीरे धीरे धकेलते हुए अंदर आने लगी थी तो चौकीदार ने मुस्कुराते हुए रोक लिया। अरे छोटी बिटिया, कहाँ जा रही हो? नए बच्चे तो अभी दाखिला लेने भी नहीं आए हैं। स्पष्ट था कि उसने युवान को नया फ्रेशर समझ लिया था। युवान हल्का सा मुस्कुराए और साइकिल एक किनारे खड़ी कर दी, फिर बोली, नहीं अंकल, मैं नई स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं तो किसी से मिलने आई हूँ। चौकीदार ने राहत की सांस ली और हंसते हुए बोला, अरे अच्छा, मैंने तो समझा नया एडमिशन लेने आए हो। फिर उसने इशारा किया, इतनी तेज धूप है, आओ अंदर बैठो रिसेप्शन रूम में। बाहर खड़े खड़े क्यों जल रही हो? उसकी आत्मीयता देखकर युवान ने झुककर धन्यवाद किया और अंदर आ गई। चौकीदार ने अपने हाथ का पंखा उसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछा, तो बताओ बिटिया, किसे ढूंढ रही हो, स्टूडेंट या टीचर? वैसे अभी स्कूल शुरू नहीं हुआ है, ज्यादातर बच्चे तो घर पर हैं, बस कुछ ही यही रह गए हैं। युवान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं एक टीचर से मिलने आई हूँ। उनका नाम है हुशियानचेन। उन्होंने कल ही ज्वाइन किया है। ये सुनकर चौकीदार की आंखें चमक उठीं। ओह, अगर तुम किसी और टीचर का नाम लेती तो शायद मैं नहीं जानता, लेकिन मिस्टर हो तो मुझे अच्छे से याद है। उसने गर्व से बताया, कल ही आए थे। मैंने रिसेप्शन रूम की चाबी कहीं गुम कर दी थी, वही थे जिन्होंने मुझे दरवाज़ा खुलवा कर दिया। इतना ही नहीं, जो डिब्बा खाना वो अपने लिए लाए थे वही मुझे दे दिया। सच कहूँ तो इतने अच्छे इंसान और इतनी सज्जन शक्ल सूरत वाला आदमी मैंने पहली बार देखा है। वो इतने जोश से तारीफ कर रहा था कि जैसे पूरी दुनिया को बताना चाहता हो। युवान बस हल्का सा मुस्कुरा कर सुनती रही। असल में वो यहाँ किसी के गुणगान सुनने नहीं बल्कि उनसे मिलने आई थी। शायद चौकीदार ने उसकी मुस्कान में छुपा अधीरपन पढ़ लिया। उसने झेपते हुए कहा, अरे देखो तो सही, रोज तो कोई मुझसे बात ही नहीं करता, तुमसे बात करने का मौका मिला तो मैं बकबक करने लग गया। बुरा मत मानना। युवान ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, नहीं नहीं अंकल, कोई बात नहीं। चौकीदार फिर बोला, वैसे अभी सेशन शुरू नहीं हुआ है। मिस्टर हो को मैंने आज बाहर जाते हुए नहीं देखा, लगता है वो अपने डॉम में ही होंगे। तुम ऐसा करो, इस सड़क से सीधे जाओ, पहला मोड़ करते ही 4 मंजिला बिल्डिंग दिखेगी, वही टीचर का हॉस्टल है। युवान ने ध्यान से दिशा देखी और सिर हिला दिया। इतना कहकर चौकीदार ने एक रजिस्ट्रेशन बुक आगे बढ़ाई। पहले इसमें नाम लिख दो, फिर अंदर जाना। युवान ने नियम के अनुसार जानकारी भर दी, किताब बंद की और मुस्कुराकर बोली, धन्यवाद अंकल। वो साइकिल लेने बाहर निकली ही थी कि चौकीदार फिर आवाज लगाता है, अरे बिटिया, साइकिल बाहर क्यों छोड़ रही हो? ले जाओ साथ, डॉम तक अभी थोड़ा और चलना है, पैदल थक जाओगी। युवान ने सिर झुकाकर मुस्कान दी और बिना हिचकिचाए साइकिल साथ ले ली। रिसेप्शन रूम से बाहर निकलकर वो साइकिल लेने गया। फिर चाचा जी ने जो रास्ता बताया था उसी पर चलते चलते जब उसने 5 मंजिला इमारत देखी तो समझ गया कि यही होशियानचेन का हॉस्टल होगा। डॉम के दरवाजे पर खड़ी बिल्डिंग मैनेजमेंट की आंटी मुस्कुराते हुए बोली, बिटिया, यहाँ क्या काम है? जियांग युवान ने हल्के से सिर हिलाया और कहा कि वो होशियानचेन को ढूंढ रही है। आंटी ने हंसते हुए फिर पूछा, तुम हो कौन उनकी, और क्यों मिलना है उनसे? उसने कहा, मैं उनकी छोटी बहन हूँ, घर का कुछ जरूरी काम है। आंटी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, अरे सुना था वो तो क्योटो के रहने वाले हैं, फिर यहाँ सूसो कैसे? युवान जानती थी कि इस तरह की आंटियां हर बात जानने को उतावली रहती हैं।
उसने 2-4 बहाने बना दिए और जल्दी से कह दिया कि उसे बहुत ज़रूरी काम है और बातें करने का वक्त नहीं। आंटी ने बताया कि वो तीसरी मंजिल पर रहते हैं। युवान बिना देर किए सीढ़ियां चढ़ गई। जैसे ही उसने दरवाजे पर हाथ उठाकर खटखटाना चाहा, दरवाज़ा अंदर से खुल गया और सामने हुओ शियानचेन का खूबसूरत, थोड़ा थका सा चेहरा। उसका हाथ सीधे जाकर उसके सीने से टकरा गया। दोनों वहीं रुक से गए, जैसे पल भर के लिए वक्त थम गया हो। युवान ने झेपते हुए जल्दी से हाथ पीछे खींच लिया। चेहरा थोड़ा लाल हो गया, समझ नहीं आया क्या बोले, लेकिन हुओ शियानचेन ने जैसे उसे संभाल लिया। हल्की मुस्कान के साथ बोला, युवान। उसकी ये सहज सी आवाज़ सुनकर युवान का बोझलपन हल्का हो गया। उसने भी मुस्कुरा कर कहा, कल सच में मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई, बहुत बदल गए हो तुम। हुओ शियानचेन कुछ नहीं बोला, बस उसे अंदर आने का इशारा कर दिया। मैं तो कल रात ही पहुंचा हूँ, अभी कमरे की सफाई भी नहीं हुई है, तुम कहीं भी बैठ जाओ। वो धीमी आवाज में बोला। युवान पास वाली स्टूल पर बैठ गई। हुओ शियानचेन ने छोटा सा पंखा उसकी तरफ घुमा दिया ताकि हवा सीधे उसी पर पड़े। फिर बोला, यहाँ चाय वाय तो है नहीं, मिनरल वाटर चलेगा। कहते ही उसने लाओशान की एक बोतल उसके सामने रख दी। उस वक्त बोतल बंद पानी बहुत कम लोग खरीदते थे, सब नल का पानी ही पीते थे। ज्यादातर तो अगर पैसे खर्च भी करते थे तो सोडा पीने के लिए। मुझे सोडा पसंद नहीं, इसलिए बस मिनरल वाटर रखता हूँ, उसने समझाते हुए कहा। युवान का चेहरा पसीने से लाल हो रहा था। साइकिल चलाकर धूप में आई थी, गला सूख रहा था, मगर फिर भी उसने बोतल को हाथ नहीं लगाया। उसने धीरे से कहा, कल रात जब मैं लौटी थी तब तक तुम जा चुके थे। तुम्हारी मदद से जो मेडिकल बिल और हॉस्पिटल का खर्चा हुआ था वो मैं तुम्हें लौटा नहीं पाई, आज उसी के लिए आई हूँ। इतना कहकर उसने अपने छोटे से बैग से अच्छी खासी रकम निकाली और उसके सामने टेबल पर रख दी। ये लो, गिन लो। हुओ शियानचेन ने पैसे की तरफ देखा भी नहीं, बस धीरे से पूछा, जेग मेझू कैसी है अब? जेग मेझू तो उनके साथ ही बड़ी हुई थी, तो जाहिर है वो भी उसे अच्छे से जानता था। उसका सवाल सुनकर जियांग युवान ने हल्के से सिर हिलाया। वो ठीक है, डॉक्टर ने कहा है कि बस 2 दिन और ऑब्जर्वेशन में रहेंगी, फिर घर जा सकती है। हुओ शियानचेन ने उसकी बात सुनी, धीरे से सिर हिलाया, लेकिन कुछ और नहीं कहा। कुछ पल के लिए दोनों के बीच का माहौल थोड़ा अजीब सा हो गया। बचपन में साथ पले बड़े थे, लेकिन इतने सालों बाद अचानक मिलना, बात करने के लिए कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जियांग युवान की नज़र टेबल पर रखे पैसों पर पड़ी। होंठ दबाए उसने हल्की खांसी की और जाने के लिए मुंह खोला ही था कि हुओ शियानचेन अचानक बिल्कुल स्वाभाविक लहजे में बोला, वैसे ये मच्छरदानी अकेले लग नहीं रही मुझसे, तुम अभी आई ही हो, जरा मदद कर दोगी? ये कहते ही वो खड़ा हुआ, बगल में रखी मच्छरदानी उठाए और बड़ी उम्मीद भरी नजरों से उसे देखने लगा। जियांग युवान एक पल के लिए ठिठक गई। अभी तक तो वो अलविदा कहने वाली थी, लेकिन कल उसने इतनी मदद की थी तो मच्छरदानी लगाने में हाथ बटाना तो बनता ही है। उसने बिना सोचे समझे सिर हिला दिया। वो आगे बढ़कर उसकी मदद करने लगी। पहले पानी पी लो, मैंने बोतल खोल दी है तुम्हारे लिए। हुओ शियानचेन की आवाज़ में हल्की सी खुशी झलक रही थी। जियांग युवान ने भी अब और संकोच नहीं किया, बोतल उठाए और गदगद 2-3 घूंट पी गई। असल में वो सच में बहुत प्यास लगी थी। सोचा था बस 2 घूंट ही लेगी, लेकिन आधी बोतल से ज्यादा खाली कर गई। साइड से हुओ शियानचेन ने उसे देखा। जियांग युवान को लगा कि वो थोड़ी बदतमीजी कर गई है, तुरंत बोतल रख दी। उसे अचानक याद आया कि उसकी स्पेस का कुआं का पानी इससे कई गुना अच्छा है, लेकिन उस वक्त ध्यान ही नहीं रहा। वातावरण हल्का करने के लिए हुओ शियानचेन ने विषय बदल दिया, तो तुम इस साल 12वीं में हो, सही? जियांग युवान ने हल्की खांसी कर अपने दिल की झिझक छुपाई। हाँ। फिर उसने उसे देखा और अचानक पूछ बैठी, मुझे याद है तुम मुझसे सिर्फ 2 साल बड़े हो, तो अब तुम्हें तो बस 2nd ईयर में होना चाहिए था, लेकिन तुम तो ग्रेजुएट होने वाले हो। हुओ शियानचेन मुस्कुराया, मैंने मिडिल स्कूल में 2 क्लास जंप की थी। जियांग युवान ने समझते हुए सिर हिलाया। उसे पता था हुओ शियानचेन की पढ़ाई हमेशा से टॉप थी, उसके लिए 2 क्लास छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। थोड़ा सोचकर उसने फिर पूछा, और तुमने नाम कब बदला? चाचा तुम्हारे साथ अच्छे हैं न? जैसे ही ये सवाल निकला, हुओ शियानचेन के चेहरे की मुस्कान अचानक फीकी पड़ गई। जियांग युवान उसकी आंखों की झलक से ही समझ गई कि शायद उसके चाचा के घर पर हालात अच्छे नहीं थे।
लेकिन हो शियानचेन ने जल्दी से खुद को संभाल लिया। चाचा अच्छा रखते हैं मुझे, बस उन्हें मेरा पुराना नाम पसंद नहीं था तो उन्होंने बदलवा दिया। उसका चाचा सरकारी नौकरी में था और नाम बदलना उसे जरूरी लगा था। जियांग युवान चुपचाप सिर हिलाकर सुनती रही। याद है बचपन में जब तुम कॉलोनी से निकले थे, सब लोग कहते थे वाह ये तो राजधानी जा रहा है, अब आराम से राज करेगा। जियांग युवान के चेहरे पर पुरानी यादें तैर गईं। और वो लोग जो तुम्हें तंग किया करते थे, सबके मन में डर था कि तुम बड़े होकर लौटे तो एक एक से बदला लोगे। हो शियानचेन हल्का हंसा और सिर हिला दिया। उस हंसी में एक सुकून भी था और कहीं न कहीं छिपा दर्द भी। जैसे ही दोनों ने पुरानी बातें छेड़ी तो उनके बीच की अजनबियत एकदम मिट गई। बातें करते करते हंसी मजाक चलने लगा। जियांग युवान भी उसके साथ मिलकर हॉस्टल की सफाई में हाथ बटाने लगी। हो शियानचेन ने उसे तिरछी नजर से देखा, होठों पर हल्की सी मुस्कान अपने आप आ गई। जब तक दोनों ने हॉस्टल की सफाई पूरी की तब तक काफी देर हो चुकी थी, सूरज भी ढलने लगा था। हो शियानचेन ने उसकी तरफ देखकर नरमी से कहा, आज तुमने मेरी बहुत मदद की है, आज रात का खाना मैं तुम्हें खिलाता हूँ। जियांग युवान ने घड़ी देखी और झट से घबरा कर बोली, नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, पहले ही बहुत देर हो गई है, माँ से वादा किया था जल्दी घर पहुँचने का, वरना वो फिर से परेशान हो जाएंगी। उसकी ये बात सुनकर हो शियानचेन की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और मुलायम आवाज में बोला, तो ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। लेकिन जियांग युवान ने सिर हिला दिया, जरूरत नहीं, मैं साइकिल से आई हूँ, घर पास ही है, थोड़ी ही देर में पहुँच जाऊंगी। इतना कहकर उसने अपना सामान उठाया और नीचे जाने लगी। हो शियानचेन के चेहरे पर थोड़ी झुंझलाहट साफ झलक रही थी, पर फिर भी वह उसके पीछे चल पड़ा। नीचे पहुंचकर जियांग युवान वहीं रुक गई। उसकी आंखें सन होकर एक जगह टिक गईं। मेरी साइकिल कहाँ गई? उसने चारों तरफ ढूंढा, पर कहीं भी साइकिल का नामो निशान नहीं था। घबराकर वह इमारत की मैनेजर आंटी के कमरे में दौड़ी और तेज आवाज में पूछा, आंटी, आपने मेरी साइकिल देखी है क्या? मैंने यहीं बाहर खड़ी की थी। आंटी ने उसकी उंगली के इशारे की तरफ देखा और फिर बेबस होकर सिर हिला दिया। नहीं बेटा, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। जियांग युवान ने गहरी सांस ली। उसे याद आया कि उसने ताला ही नहीं लगाया था। सोचा था थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगी, फिर ये तो यूनिवर्सिटी है, छुट्टियां चल रही हैं, इतने कम लोग हैं, चोरी होने की उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन इतनी जल्दी उसकी पुरानी सी साइकिल भी कोई ले जाएगा, उसने कभी सोचा भी नहीं था। तभी हो शियानचेन नीचे आया और उसके परेशान चेहरे को देखकर पूछा, क्या हुआ? उसने पूरी बात उसे बता दी। हो शियानचेन कुछ पल सोचता रहा और फिर बोला, ऐसा करते हैं, पहले मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, वरना आंटी शियू और चिंता करेगी। बाद में मैं लौटकर तुम्हारी साइकिल ढूंढ लूंगा। जियांग युवान ने धीरे से सिर हिलाया। वो जानती थी यही एक रास्ता है। वो खुद भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसकी टूटी फूटी साइकिल किसी के लिए इतनी कीमती हो सकती है कि चोरी कर ले जाए। रुको, मैं ऊपर से मोटरसाइकिल की चाबी लेकर आता हूँ। हो शियानचेन ये कहकर ऊपर चला गया और थोड़ी देर बाद चाबी लेकर वापस आया। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। उसने मोटरसाइकिल निकालकर उसके सामने रोकी और हाथ से इशारा किया कि बैठ जाओ। जियांग युवान भी बिना झिझक पीछे बैठ गई। सिर्फ 10 मिनट में ही वह उसे लेकर उसके घर के गेट पर पहुंच गया। दूर से ही उसने देखा कि वू शियुमेई दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही हैं। वू शियुमेई का ये हमेशा का आदत थी। जियांग युवान जब तक स्कूल से लौट न आए, वो दरवाजे पर टकटकी लगाए खड़ी रहती। जैसे ही उन्होंने मोटरसाइकिल को रोका और हो शियानचेन को देखा, उनकी नजरें तुरंत पीछे बैठी जियांग युवान पर चली गईं। और उसी पल माँ की आंखों में ढेरों सवाल तैर उठे। वो जल्दी जल्दी आगे बढ़कर उनसे मिलने आई और थोड़ी बेचैनी से बोली, युवान, तुम इतनी देर से क्यों लौटी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हो शियानचेन को देखते ही वू शियुमेई बहुत अपनापन से मुस्कुराई। माँ, मेरी साइकिल चोरी हो गई थी, हो भाई ने मुझे घर छोड़ा। जियांग युवान ने जल्दी से समझाया। तभी वू शियुमेई को एहसास हुआ कि जिस साइकिल पर युवान निकली थी, वो अब साथ में नहीं है। ये क्या हुआ? उन्होंने तुरंत पूछा। युवान ने उन्हें सारी बात बता दी। वू शियुमेई ने हल्की सी सांस छोड़ी, लेकिन डांटा नहीं, बस बोली, अगली बार बाहर जाओ तो ताला लगाना मत भूलना। युवान ने सिर झुकाकर हल्का सा कहा। फिर वू शियुमेई ने नजर उठाकर हो शियानचेन को देखा और मुस्कुराते हुए बोली,
जब तुम आ ही गए हो तो यही खाना खा लो ना। हो श्यानचन ने हल्का सा सिर घुमाया, एक नज़र युवा ने युवान पर डाली, फिर मुस्कुराकर बोला, पता नहीं, कहीं आपको परेशानी तो नहीं होगी। अरे कैसी परेशानी, सब तो अपना ही है। बचपन में भी तुम कितनी बार हमारे घर का खाना खा चुके हो। वू शिमेई ने हंसते हुए जवाब दिया, असल में उसके पिता तो हमेशा गैर जिम्मेदार ही रहे, ये बच्चा अक्सर दूसरों के घर खाता था। हो श्यानचन हल्का सा हंस पड़ा और सिर हिलाया, तो फिर मैं भी फॉर्मेलिटी नहीं करूंगा। युवान ने उसकी तरफ देखा पर चुप रही। हो श्यानचन ने साइकिल एक तरफ खड़ी की और माँ बेटी के साथ ऊपर चला गया। रास्ते में युवान ने धीरे से कहा, माँ, मैं जब मेजू को अस्पताल में देखने गई थी तो उसने कहा था कि आज रात उसे झींगे ब्रेस्ड प्रॉन्स खाने का बहुत मन है। उसने बाकी सारी डिशेज भी बता दी जो मेजू ने खाने की इच्छा जताई थी। ये सुनते ही वू शिमेई ठिठक गई और जल्दी से बोली, अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया, मैं अभी जाकर ले आती हूँ। कहते ही वो फुर्ती से नीचे उतर गईं। युवान ने बस उन्हें जाते हुए देखा और रोक भी न पाए। घर पहुंचे तो वान झीशन किचन में काम में लगे थे। युवान को देखकर वो मुस्कुराए। युवान आ गई, हाथ धो लो, खाना अभी तैयार ही है। इतना कहते ही उनकी नज़र हो श्यानचन पर पड़ी जो पीछे से आ रहा था। अरे शिया हुओ भी आ गया, बढ़िया, मैंने आज एक बोतल शराब भी ली है, चलो साथ में पीते हैं। असल में वान झीशन परेशान थे कि उनके साथ कोई पीने वाला नहीं है, और अब हो श्यानचन आ गया तो मानो उन्हें साथी मिल गया। हो श्यानचन ने भी मुस्कुराकर सिर हिलाया, ठीक है, आज रात मैं तुम्हारा साथी बनूंगा। युवान ने हल्का सा भान चढ़ाकर दोनों को देखा। उसे समझ नहीं आया कि अचानक दोनों इतने करीबी कब हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो पहली बार मिल ही नहीं रहे हों। युवान ने कुछ न कहा, बस हाथ धोकर अपने कमरे में चली गई। उसके शरीर पर बहुत पसीना था, वो नहा धोकर कपड़े बदलना चाहती थी। कमरे में पहुंचकर उसने दरवाज़ा बंद किया और तुरंत स्पेस गुप्त जगह में चली गई। जैसे ही अंदर गई, वो सीधे उस कुएं के पास पहुंची जहां पिछली रात उसने अनजाने में वो छोटा पौधा लगाया था। वो हैरान रह गई, छोटी सी नन्ही कली अब 2 मीटर से भी ऊंचा पौधा बन चुकी थी और उस पर फूल भी आ गए थे। युवान ने पहचान लिया कि ये एक आड़ू पीच का पेड़ है। उसका दिल खुशी से भर गया, सोचकर ही उसे रोमांच हो रहा था कि शायद कल तक वो ताज़े आड़ू खा पाएगी। लेकिन सुबह जो बीज उसने लगाए थे वो अब तक चुपचाप मिट्टी में पड़े थे, न कोई कोम्पल न कोई हरकत। युवान ने थोड़ा कुएं का पानी लिया और उस पर डाल दिया। वो मन ही मन बस यही चाह रही थी कि कहीं उसका हाथ ही अशुभ न हो, कि जो भी वो लगाए वो सूख जाए। थोड़ा पानी पीकर और खुद को साफ करके जैसे ही वो कमरे से बाहर आई, उसे बाहर से वो शिमेई की आवाज़ सुनाई दी। रसोई में बाहर वो श्यानचन और वान झीशन हंसते बोलते काम में लगे थे। युवान को ये देखकर थोड़ा अजीब सा लगा। वो शिमेई भी कुछ पकाकर लाई थी और उस वक्त खाना प्लेट में निकाल रही थी। उसने युवान को देखते ही हल्की सी डांट के अंदाज में कहा, तुम भी ना, घर में मेहमान आए हैं और तुम कमरे में जाकर छुप गईं। हो श्यानचन ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी शियू, मुझे तो अंकल वान से और बातें करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमारे बीच कहाँ इस छोटी लड़की की जगह है। वान झीशन ने भी हंसते हुए बात संभाल ली। असल में वो शिमेई बस यूं ही बोल रही थी। फिर उसने नरमी से कहा, युवान, तुम और अंकल वान योयो के साथ बैठकर खाना खाओ, मैं मीजू के लिए अस्पताल में खाना ले जाती हूँ। इतना कहकर वो लंच बॉक्स ढूंढने लगी। युवान तुरंत बोली, माँ, क्यों न मैं चली जाऊं? वो शिमेई ने झट से सिर हिला दिया, बिल्कुल नहीं, शाम होने वाली है, अकेली लड़की का बाहर जाना ठीक नहीं, तुम घर पर ही रहो। वान झीशन ने भी यही समझाया तो युवान चुप हो गई। हो श्यानचन बोला, आंटी शियू, मैं आपको बाइक से छोड़ देता हूँ। लेकिन वो शिमेई ने फिर मना कर दिया कि ज़रूरत नहीं। वो मेजू के लिए ऑर्डर किए हुए पकवान संभाल रही थी और वान झीशन से बोली, ओल्ड वान, तुम बाहर जाओ और योयो के साथ बैठकर खाना खाओ, मैं ये बना लेती हूँ। वान झीशन ने एप्रन उतारा और बाहर जाते हुए हो श्यानचन से कहा, आओ भाई, चलो जरा पीते हैं। हो श्यानचन भी हाथ धोकर मेज पर आ बैठा। वान झीशन ने सोडा खरीदा था, लेकिन युवान ने नहीं पिया। वो बस चुपचाप चावल खाती रही। जब तक वो शिमेई का खाना तैयार हुआ, युवान का पेट भर चुका था। उसने वान झीशन से कहा, अंकल, आप आराम से खाए, और अपना खाली कटोरा उठाकर रसोई में चली गई। माँ,
मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। ये कहते ही उसने जल्दी से पैक किया हुआ लंच बॉक्स उठाया और बिना माँ को फिर से मना करने का मौका दिए बाहर निकल गई। हुओ शियानचेन की नज़रें उसके पीछे टिक गईं, जब तक कि वो दरवाजे से बाहर नहीं निकल गई। वान चीशन को उसकी निगाहें नजर नहीं आईं। वो तो बस जल्दबाजी में हुओ शियानचेन को खाने पर ध्यान देने के लिए कह रहा था। जियांग युवान नीचे गई, सीढ़ियों से वान चीशन की साइकिल निकाली और माँ को बैठाकर अस्पताल की ओर चल पड़ी। साइकिल के पीछे बैठी वू शिउमेई अपनी बेटी की पीठ देखती रही। उस पल उसे युवान कुछ बदली बदली सी लगी। धीरे से उसने पूछा, युवान सब ठीक है ना? मुझे लग रहा है तुम इन 2-3 दिनों से खुश नहीं हो, पहले से भी ज्यादा चुप चुप रहने लगी हो। युवान की मुस्कान पल भर को ठिठकी, फिर उसने तुरंत सिर हिलाकर कहा, नहीं माँ, मैं बहुत खुश हूँ, जितनी खुश शायद पहले कभी नहीं थी। हाँ, उसे सच में पता ही नहीं चल रहा था कि वो कितनी खुश है, क्योंकि उसे दोबारा जीने का मौका मिला था, अपने पिछले गलतियों को सुधारने का मौका। बस यही काफी था कि उसके आसपास के लोग ठीक रहें, सुखी रहें। उसकी ये बात सुनकर वो शिवमेई सच में बहुत खुश लगी, लेकिन कुछ ऐसा था जैसे उस खुशी में कोई कमी रह गई हो। उसे लग रहा था जैसे सब कुछ बेमतलब हो। वो शिवमेई समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर उसके दिल में ये खालीपन क्यों है। वो दोनों जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंच गए, लेकिन जैसे ही जेग मेझू के वार्ड के दरवाजे तक पहुंचे तो पता चला कि उसे तो आज दोपहर ही डिस्चार्ज कर दिया गया था और वो घर चली गई थी। कुछ देर के लिए जियांग युवान और वो शिवमेई एक दूसरे को देखती रह गईं। थोड़ी देर बाद वो शिवमेई ने हल्की सी कड़वी मुस्कान दी और बोली, चलो वापस चलते हैं। जियांग युवान ने सिर हिलाया और दोनों वापस लौट आईं। जब वो लोग साइकिल से नीचे पहुंचे तो देखा कि दिन के बाद मोहल्ले के कई लोग बाहर ठंडी हवा खाने निकल आए थे। जियांग युवान और उसकी माँ को देखते ही कुछ लोग मुस्कुराते हुए पास आ गए। अरे शिवमेई, सुना है मेझू दोपहर में ही वापस आ गई है। वो शिवमेई के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, बस हल्के से सिर हिलाया। हाँ, फिर भी वो शख्स मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन तुम लेने क्यों नहीं गई? देखो ना, उसी वजह से तो मेझू जख्मी हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग अब भी तुमसे नाराज हैं, इसलिए तुम्हें बताना ही नहीं चाहा। वो शिवमेई चेहरे पर हंसी बनाए रखकर अपनी इज्जत संभालना चाहती थी, लेकिन जियांग युवान ने उन्हें कोई अच्छा चेहरा नहीं दिखाया। उसने ठंडी आवाज में कहा, इतनी ही जिज्ञासा है तो क्यों न सीधे उनके घर जाकर पूछ लो। उस आदमी का चेहरा तुरंत उतर गया और उसने नापसंदगी से जियांग युवान को देखा। अरे लड़की, दिन ब दिन तू तो बदतमीज होती जा रही है। मैं तेरी माँ से बात कर रहा हूँ, तू बीच में क्यों टपक रही है? जियांग युवान ने तंज कसते हुए कहा, मेरी माँ यहाँ खड़ी है, तुम्हें क्या हक है मुझे तालीम देने का? क्या मैं तुम्हारे घर पैदा हुई हूँ? लोगों को लगा अब तो झगड़ा होगा, तो वो जल्दी जल्दी आकर बीच बचाव करने लगे, मगर ज्यादातर ने जियांग युवान को ही समझाना शुरू किया। युवान, तू लड़की है, जरा जुबान संभाल कर बोल। हाँ, अगर इसी तरह बोलती रही तो कौन तुझसे शादी करेगा? जियांग युवान ने सबको एक नज़र से देखा और फिर ठंडी हंसी के साथ बोली, क्या मेरी शादी होगी या नहीं, इससे तुम्हें क्या लेना देना? मैं तुम्हारा खाती हूँ या तुम्हारा खर्चा उठाती हूँ? अपनी अपनी औलाद संभालो, मेरी जिंदगी में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं। उसकी तेज जुबान के आगे कोई टिक नहीं पाया। आखिर में सब उसे घूर कर रह गए और बात पलटकर वो शिवमेई पर डाल दी। शिवमेई, तुम्हारी युवान को सच में काबू करने की जरूरत है। हम तो भलाई में कह रहे हैं, देखो उसकी आदतें पता नहीं किस पर गई है। हाँ, पहले से ही इसकी बदनामी फैली हुई है, अगर अब भी कुछ नहीं किया तो शादी ब्याह की बात भूल जाओ। उस दिन रोना मत। वो शिवमेई का चेहरा बिगड़ गया, उसने सबको घूरा। अपने बारे में लोग कुछ भी कहें, वो सह सकती थी, मगर जब बात उसकी बेटी पर आती तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। कुछ दिन पहले भी फैक्ट्री की औरतों से वो भिड़ गई थी, जब उन्होंने जियांग युवान पर इल्जाम लगाया था कि वो बाहर बिगड़ गई है और गुंडे लफंगों के साथ घूमती है। मेरी बेटी की शादी हो या ना हो, तुम लोगों से उसका क्या लेना देना? क्या तुम लोग उसका खर्चा उठा रहे हो? मेरी युवान एकदम अच्छी लड़की है, लेकिन तुम सब उसकी इज्जत खराब करने पर तुले हो। वो शिवमेई उन सब पर ऐसे बरसी कि अगर जियांग युवान ने उसे रोका न होता तो शायद वो फिर से किसी से हाथापाई कर बैठती। लोगों के चेहरे पर साफ दिख रहा था कि उन्हें कुछ दिन पहले का वो मंजर याद आ गया, जब वो शिवमेई पूरे मोहल्ले की औरतों से भिड़ गई थी।
इसलिए सब जल्दी जल्दी उससे दूरी बनाने लगे। लेकिन वो शिवमेई कहाँ मानने वाली थी। उसने कमर पर हाथ रखे और बोली, अरे क्यों भाग रहे हो? जुबान चलाने में तो बड़े उस्ताद हो, अब सामने खड़े होकर क्यों नहीं बोलते? अब तो मोहल्ले वाले मन ही मन यही समझ बैठे कि वो शिवमेई सच में पगला गई है। जहाँ भी लोग हिम्मत करके उसे चिढ़ाने की कोशिश करते, जल्दी ही चुप होकर किनारा कर लेते। लेकिन पीछे से फुसफुसाहटें और बातें रुकने का नाम ही नहीं लेती। जियांग युवान बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, तभी तो इतना तेज मिजाज है। अब वो जैसी भी बन गई है, इसमें वो शिवमेई का ही हाथ है। वैसे भी दोबारा बसे हुए घरों से कितने अच्छे बच्चे निकलते हैं। भविष्य में हमारे बच्चों के लिए रिश्ता ढूंढना होगा तो बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, ऐसी फैमिली से बिल्कुल नहीं। लोगों को धीरे धीरे बिखरते देख वो शिवमेई ने चैन की सांस ली। जियांग युवान ने हल्की सी मुस्कान के साथ माँ की तरफ देखा। दोनों की नजरें मिली और फिर दोनों हंस पड़ी। माँ, अब तो तुम्हें मोहल्ले की झगड़ालू औरत का टैग मिल ही गया। युवान ने छेड़ा, लेकिन वो शिवमेई ने जरा भी परवाह नहीं की। बस उसे यही चिंता थी कि कहीं उसकी बदनाम छवि की वजह से युवान की शादी में दिक्कत न हो। युवान ने माँ की आंखों में छिपा डर पढ़ लिया। वो आगे बढ़ी, माँ को कसकर गले लगाया और धीमी आवाज में बोली, माँ, तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। सच में, उसके लिए माँ से बढ़कर कोई नहीं। पापा बहुत पहले गुजर गए थे। दादी हर रोज ताने देती, तू तो बंज मुर्गी है, तेरे कारण जियान खानदान की नस्ल खत्म हो जाएगी। और फिर माँ को गालियाँ देती, उसे भी कहती, मनहूस है, अपशकुन है, तेरी वजह से घर बर्बाद हो गया। लेकिन माँ ने हर मुश्किल झेली, उसके साथ खड़ी रही। बाप के बिना बच्चा अक्सर लोगों के ताने और जुल्म सहता है, मगर उसे कभी किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। क्योंकि माँ थी सीधी सादी औरत, लेकिन बेटी पर जरा भी बात आई तो शेरनी बन जाती थी। इसलिए युवान के दिल में माँ सबसे कीमती इंसान थी। बेटी की आंखों की नमी और प्यार देख वो शिवमेई का दिल भी हल्का हो गया। उसने हाथ बढ़ाकर बेटी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा, फिर नरमी से बोली, तू ऊपर जा, मैं जरा मेजू के घर देख कर आती हूँ। कहकर मुड़ गई। पीछे से युवान ने पुकारा, माँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वो शिवमेई पलटी, हल्का सा आश्चर्य से देखा। हाँ माँ, मैं भी, युवान ने जोर से कहा। ये सुनकर वो शिवमेई ने सिर हिलाया और हाथ आगे बढ़ाया। युवान ने दौड़कर माँ का हाथ पकड़ लिया। दोनों साथ साथ जेग मेजू के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया तो जेग के पिताजी ने दरवाजा खोला। बाहर खड़ी माँ बेटी को देखकर उनके चेहरे का रंग बदल गया। फिर अंदर की तरफ आवाज लगाए, युवान और उसकी माँ आई हैं। ये कहकर दरवाजे पर ही खड़े रहे, अंदर बुलाने तक की तहजीब नहीं दिखाई। वो शिवमेई और युवान ने एक दूसरे को देखा, हल्की मुस्कान ली। वो शिवमेई ने नम्रता से कहा, ओल्ड जेग, मैं मेजू को देखने आई हूँ। उसने दिन में कहा था कि झींगे खाने का मन है, तो मैंने बना दिया और उसके लिए लाई हूँ। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, मगर आंखों में झलक रही थी हल्की सी झिझक और विनम्रता। जेग के पिताजी बस ठंडी आवाज में बोले हूँ, लेकिन फिर भी घर के अंदर बुलाने का इशारा तक नहीं किया। कुछ ही देर में जेग की माँ भी आ गईं। दरवाजे पर खड़ी युवान को देखते ही उन्होंने सपाट लहजे में पूछा, यहाँ क्यों आए हो? तभी वो शिवमेई ने हाथ में पकड़ा टिफिन आगे बढ़ाया। वो मुस्कुराते हुए जेग माँ के पास गई और बोली, आपने अभी तक खाना नहीं खाया होगा ना? ये डिश मैंने मेजू के लिए बनाई है। लेकिन जेग माँ का चेहरा बिल्कुल बेजान रहा, उन्होंने हाथ बढ़ाकर उसे लेने की भी कोशिश नहीं की। कुछ पल के लिए माहौल इतना भारी हो गया जैसे हवा भी थम गई हो, सब कुछ अजीब सा और असहज लगने लगा। वो माहौल जब अजीब सा हो गया था, तभी कमरे से जेग मेजू बाहर आ गई। जैसे ही उसने जियांग युवान और बाकी लोगों को देखा, मुस्कुराकर बोली, आंटी शियू, युवान, आप लोग आ गए, अंदर आइए, बैठिए। फिर उसने बहुत ही अपनापन दिखाते हुए वो शिवमेई के हाथ से टिफिन बॉक्स ले लिया। जियांग युवान ने नोटिस किया कि जेग की माँ के चेहरे पर एकदम से बदलाव आया। पहले उन्होंने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली, जैसे कुछ समझ न पा रही हों। फिर अगले ही पल उन्होंने चेहरा संभाल लिया और साइड में हटकर उन्हें अंदर आने दिया। वो शिवमेई के चेहरे पर चमक सी आ गई। उन्हें लगा अगर मेजू ने घर में आने दिया, तो इसका मतलब है कि उसके दिल में माफ करने का इशारा है। ये सोचते ही वो शिवमेई जल्दी से मेजू के पीछे पीछे डाइनिंग टेबल तक गईं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे ही सुना कि तुम्हें तेल वाली झींगा मछली खाने का मन है, मैं भागकर बाजार से ले आई। मेजू ने ये सुनते ही टिफिन खोला।
अंदर तैलीय झींगे देख वो खुश होकर बोली, आंटी शिव, सच में बहुत स्वादिष्ट लग रही है। आपके हाथ का स्वाद तो सबसे बढ़िया होता है। पहले भी मेजू अक्सर उनके घर पर आती जाती थी। वो शिव में अक्सर किचन में नहीं जाती थी, ज्यादातर खाना वान जशन ही बनाता था। उसकी तारीफ सुनकर वो शिवमेई ने तुरंत कहा, चलो जरा चख कर देखो। मेजू ने बिना झिझके एक झींगा उठाया और चख लिया। झींगा तो बहुत स्वादिष्ट है, बस इसका छिलका बड़ा मुश्किल से उतर रहा है। इतना कहते ही वो नखरे करते हुए अपनी माँ की तरफ देखने लगी। माँ, आप छील दीजिए ना। ज़ेक की माँ थोड़ी चौंकी, फिर बोली, लाओ मुझे दो, मैं छील देती हूँ। ये सुनकर वो शिवमेई तुरंत आगे बढ़ी। नहीं नहीं, मैं करूँगी। उन्होंने हाथ धोए और मेजू के पास बैठकर झींगे छीलने लगी। मेजू थोड़ी संकोच भरी मुस्कान के साथ बोली, आंटी शिव, ये तो ठीक नहीं लग रहा, मेरी माँ कर लेंगी। वो शिवमेई ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया, अरे इसमें मेहनत ही क्या है, कोई दिक्कत नहीं। उनके लिए तो यही बहुत था कि मेजू अब उन्हें नापसंद नहीं कर रही थी। गलती तो आखिरकार उन्हीं से हुई थी, अब चाहे जो करना पड़े वो करने को तैयार थी। ये सब देखकर जियांग युवान की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। उसे साफ लग रहा था कि मेजू ये सब जानबूझकर कर रही है, और इतना साफ कि जैसे उसे परवाह ही नहीं कि बाकी लोग देख रहे हैं। इतने में मेजू की नज़र युवान पर पड़ी। उसने जल्दी से मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और उसे पास बुलाया। युवान, तुम भी आओ ना, बैठो, आंटी शिव के हाथ से छिले झींगे बहुत टेस्टी हैं। ये बात सुनकर युवान को थोड़ी चुभन सी हुई। पता नहीं मेजू ने जानबूझकर कहा या नहीं, पर उसके कानों में ये बात थोड़ी कड़वी लगी। वो चुपचाप हाथ धोकर आए और वो शिवमेई के पास बैठकर बोली, माँ, रहने दीजिए, मैं छील देती हूँ। युवान जानती थी कि गलती उनकी ही थी, इसलिए मेजू अगर उनकी माँ से कुछ भी करवाए तो उन्हें कुछ कहना नहीं चाहिए। लेकिन बेटी होने के नाते वो कैसे बैठकर देख सकती थी कि उसकी माँ बस काम करती रहे। मेजू के चेहरे की मुस्कान जरा सी थम गई, लेकिन अगले ही पल वो फिर प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, युवान, मुझे तो आंटी शिव के हाथ के ही पसंद हैं। जियांग युवान अपने हाथ लगातार चलाती रही और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, मेरी मम्मी के हाथों पर 2 दिन से छोटे छोटे छाले निकल रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है शायद फंगल इन्फेक्शन हो जो छूने से फैल सकता है। मैं तुम्हारे भले के लिए ही कर रही हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, वो शिवमेई मुंह खोलकर सफाई देना चाहती थी। कौन सा इन्फेक्शन, उसे तो कभी ऐसी बीमारी हुई ही नहीं। सोचते सोचते उसने अपने हाथों की तरफ देखा। तभी टेबल के नीचे से जियांग युवान ने हल्का सा उसे पैर से ठोका, इशारा किया, मत बोलो। वो शिवमेई उलझन में पड़ गई। बेटी ने कह दिया तो मजबूरी में चुप रह गई। जियांग युवान की बात सुनकर ज़ेग मीज़ू का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसने मुंह में चबाई हुई झींगा झटके से थूक दी, चेहरे का हाव भाव अजीब हो गया। साइड में खड़ी ज़ेग की माँ का गुस्सा भड़क उठा। वो डांटते हुए बोली, वो शिवमेई, तुम्हें जरा भी ज़मीर नहीं है। मेरी बेटी को इतना मारा, ऊपर से तुम्हारे हाथों में कोई छूत की बीमारी है, फिर भी उसे खाना खिला रही हो। क्या तुम जानबूझकर उसे नुकसान पहुंचाना चाहती हो? वो शिवमेई का चेहरा बेबसी और गलतफहमी से भर गया। गलत मत समझो, मैं तो सचमुच चाहती थी कि मीज़ू खुश हो जाए, इसलिए उसके लिए अच्छा सा खाना बनाया। जियांग युवान चेहरा सख्त रखकर धीमी आवाज में ज़ेग की माँ से बोली, होंग आंटी, मम्मी के हाथों में चाहे दिक्कत हो, लेकिन मेरे हाथ तो ठीक हैं। कौन छील कर खिलाए, मैं या मम्मी, फर्क तो कोई नहीं पड़ता। ज़ेग की माँ कुछ कहने ही वाली थी कि तभी ज़ेग मीज़ू बोल उठी, हाँ माँ, युवान ही तो छील रही है। ये सुनकर ज़ेग की माँ चुप रह गई। जियांग युवान ने चुपचाप पूरा लंच बॉक्स झींगा छीलकर मीज़ू के सामने रख दिया, लेकिन मीज़ू ने एक भी टुकड़ा मुंह में नहीं डाला। युवान ने निगाहें झुका ली और दिल में उमड़ते एहसासों को दबा लिया। साइड से वो शिवमेई सब कुछ देख रही थी। बेटी का दर्द साफ नजर आ रहा था, लेकिन खुद कुछ कर नहीं सकती थी। आखिर उसने ही तो ये सब गलतियां की थी, अब भुगतना भी उसे ही पड़ रहा था। खाना खिला देने के बाद तीनों उठकर जाने लगे। ज़ेग मीज़ू का चेहरा फिर से मुस्कुराहट से भर गया। दरवाजे तक छोड़ते हुए वो हंसकर बोली, शिव आंटी, कल मुझे रेड ब्रेस्ट पोर्क खाना है, लेकिन दोपहर में ही। वो शिवमेई ने भी हंसते हुए हामी भरी, ठीक है, कल दोपहर तक मैं बनाकर घर पर पहुंचा दूंगी। मीज़ू ने भी मुस्कुराकर सिर हिला दिया। जियांग युवान बस होंठ भींच कर चुप रही। वापसी में वो शिवमेई ने देखा कि बेटी रास्ते भर चुप है।
उसने जिज्ञासा से पूछा। युवान, क्या हुआ तुम्हें? युवान ने सिर हिलाया, कुछ नहीं बताया। वो मुस्कुराकर बोली, कहीं तुम मीजू के बारे में तो नहीं सोच रही? युवान ने एक नज़र उसे देखा। वो शिवमयी हल्की आह भरते हुए बोली, तुम्हारी माँ बेवकूफ़ नहीं है। मुझे भी दिखा कि मीजू जानबूझकर ऐसा कर रही थी। इतने सालों से चावल खा रही हूँ, इतना तो समझती हूँ। लेकिन बेटा, समझने से क्या होगा? गलती तो मैंने ही की थी। अगर वो डांटे, मारे, गुस्सा करे, मुझे सहना ही पड़ेगा। तो खाना बनाने से कैसे इनकार कर सकती हूँ? जियांग युवान ने सिर झुका लिया, कुछ नहीं बोली। वू शिवमयी ने उसकी आंखों में झांका और नरमी से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी दोस्त है, इसलिए तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि वो तुम्हारी माँ के साथ ऐसा सलूक करे? जियांग युवान अब भी चुप थी। उसके दिल में जरूर बहुत कसक थी, बहुत तकलीफ। लेकिन सोच कर देखो, अगर कभी हालात उल्टे हो जाते, अगर मेजू की माँ अचानक पागल होकर तुम्हें मारने पर उतर आती, तो क्या तुम यकीन से कह सकती हो कि तुम भी मेजू जैसी हालत में नहीं पहुंचती? जैसे ही वू शिवमयी की बात खत्म हुई, जियांग युवान का दिल जैसे अचानक हल्का हो गया। हाँ, इंसान का पहला रिएक्शन हमेशा यही होता है कि वो सबसे पहले अपना ही फायदा देखे। वो बस अपनी ही भावनाओं में उलझी रही थी, पर कभी ये नहीं सोचा कि मेजू कैसा महसूस कर रही होगी। मेजू अब भी मुस्कुरा रही है, यही बहुत बड़ी बात है। वरना चाहती तो अब तक उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल देती। वू शिवमयी की बात सुनकर युवान ने धीरे से सिर हिलाया, ये जताने के लिए कि उसने सब समझ लिया है। कुछ देर बाद माँ बेटी घर लौट आईं। अंदर आकर देखा तो वान झीशन और हो शेनचन अब भी खाने की मेज पर बैठे थे। हो शेनचन तो बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन वान झीशन ने ज्यादा पी रखी थी। चेहरा पूरा लाल और बकबक किए जा रहे थे। हो शेनचन चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था, बीच बीच में सिर भी हिला देता। जैसे ही उसने वू शिवमयी को आते देखा, फौरन उठ खड़ा हुआ और बोला, आंटी शिव, अंकल वान ने थोड़ा ज्यादा पी लिया है। वू शिवमयी ने पहले अपने पति को देखा, फिर नजरें हो शेनचन पर टिक गईं। मुस्कुराते हुए बोली, अरे वाह, लगता है तुम्हारी पीने की ताकत तुम्हारे अंकल वान से भी ज्यादा है। वान झीशन हमेशा अपनी शराब पीने की ताकत का ढिंढोरा पीटते थे, पर आज तो हो शेनचन से हार गए। हो शेनचन हल्का सा मुस्कुराया और नजरें अनजाने में जियांग युवान की तरफ चली गईं। युवान ने बस हल्का सा सिर हिलाया, फिर माँ से बोली, माँ, मैं अपने कमरे में जाकर किताब पढ़ती हूँ। वू शिवमयी ने झट से हाथ हिलाकर कहा, जा बेटा, हो यू, तुम आराम से खाना खाओ। ये कहकर युवान अपने कमरे में चली गई। हो शेनचन की नजरें उसके जाते हुए कदमों पर टिकी रहीं। जब तक वो दरवाजे के उस पार गायब नहीं हो गई, तब तक उसने निगाहें नहीं हटाईं। तभी वू शिवमयी एक प्लेट चावल लेकर आई और बोली, आओ, बैठकर और खाओ। हो शेनचन भी बिना झिझके बैठ गया। थोड़ी देर बाद वू शिवमयी ने अचानक शरारती अंदाज में पूछा, हो यू, तुम्हारी कोई दोस्त है, कोई लड़की जिससे बातें करते हो? हो शेनचन ने फौरन सिर हिलाया, अभी तक नहीं। अरे, अब तो तुम कॉलेज से निकल भी चुके हो, नौकरी भी शुरू कर दी है। अब तो डेटिंग करने का टाइम है। कोई लड़की पसंद है? आंटी शिव को कई सुंदर लड़कियां पता हैं, नखरे भी नहीं, पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक, चाहो तो मैं तुम्हें मिलवाऊं। पता नहीं क्यों, पर इस उम्र की औरतें रिश्ता जोड़ने के लिए बहुत उत्साहित रहती हैं। अगर किसी का रिश्ता सच में जम जाए तो उन्हें बड़ी तसल्ली मिलती है। लेकिन हो शेनचन ने एकदम शांति से मुस्कुराकर कहा, अभी मेरी नौकरी पक्की नहीं है, काम में भी बहुत उलझा हुआ हूँ। जब सब स्थिर हो जाएगा तब देख लेंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने। वू शिवमयी ने सिर हिलाया। मर्दों के लिए सबसे पहले करियर ही जरूरी है। वो खाते खाते बोली, लेकिन जब तुम चाहो ना, तो आंटी शिव के पास जरूर आना। आंटी तुम्हारे लिए एक ऐसी लड़की ढूंढेगी जो फूलों जैसी सुंदर होगी। ये सुनते ही हो शेनचन ने अनजाने में जियांग युवान के कमरे की ओर देखा, फिर हंसकर बोला, ठीक है आंटी शिव, मैं ये वादा लिख कर रखूंगा, बस आप भूलना मत। बिल्कुल नहीं भूलूंगी, वू शिवमयी हंसते हुए बोली। फिर उन्होंने कहा, वैसे तुम्हारे यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो इस घर को अपना घर समझो, यहाँ तुम्हारा हमेशा स्वागत है। ये सुनकर हो शेनचन ने चॉपस्टिक हाथ में पकड़े पकड़े पल भर रुककर धीरे से कहा, ठीक है। उस पर डाइनिंग टेबल का माहौल बेहद अपनापन से भर गया। खाना खत्म होने के बाद हो शेनचन ने बिना कुछ कहे अपनी बाहें चढ़ाईं और बड़ी ही सहजता से बर्तन समेटकर धोने की तैयारी करने लगा। अतिथि होकर वू जी में भला उसे काम कैसे करने देती,
उसने तुरंत रोक दिया। तुम्हें धोने की जरूरत नहीं, देर हो रही है, जल्दी हॉस्टल लौट जाओ। ह्यो शांचन ने समय देखा, रात के 9 बज चुके थे। एक खाने में ही 3 घंटे निकल गए थे। ठीक है, तो फिर मैं भी ज्यादा लिहाज नहीं करता, वो हल्की मुस्कान के साथ बोला। वू जीमे ने सोफे पर सो चुकी वैन जिक्सन की ओर नजर डाली, फिर जेन युआन्युंग के कमरे की तरफ आवाज लगाई। युआन्युंग, आओ जरा, उसे छोड़ आओ। ये सुनकर ह्यो शांचन की निगाहें उसी कमरे की ओर मुड़ी। युआन्युंग जल्दी से बाहर आए और नर्म आवाज में बोली, चलो, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। ह्यो शांचन के होठों पर मुस्कान थी, उसने हल्के से सिर हिलाया। युआन्युंग आगे आगे और ह्यो शांचन पीछे पीछे चलता रहा। दोनों चुप थे। नीचे पहुंचकर युआन्युंग ने कहा, बस मैं यहीं तक छोड़ सकती हूँ, तुम धीरे चलाना। इतना कहकर वो मुड़ी और ऊपर जाने लगी। ह्यो शांचन ने उसके पतले से पीठ पर नजर डाली, आंखों में हल्की उदासी की चमक थी। ये लड़की सचमुच बहुत बदल गई थी। बचपन में कितनी चंचल थी, अब तो लगता है बोलना भी कम कर दिया है। युआन्युंग, उसने आवाज देकर रोक लिया। युआन्युंग ने पलटकर उसकी ओर देखा, आंखों से ही पूछा, क्या हुआ। उसकी हैरानी को देखते हुए ह्यो शांचन बोला, मैं इस बार लौटा हूं तो देखा कि सूसो काफी बदल गया है। बहुत सी जगहें मुझे अब पहचान में भी नहीं आती। सोच रहा था, क्या तुम मुझे घुमा सकती हो। युआन्युंग ने बिना एक पल सोचे झट से सिर हिला दिया। मुझे लगता है मैं शायद फ्री नहीं रहूंगी। उसके पास और भी जरूरी काम थे। ह्यो शांचन को उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी आसानी से मना कर देगी। थोड़ी देर बाद बस मुस्कुराकर बोला, ठीक है, समझ गया, तुम ऊपर जाओ, मैं भी निकलता हूँ। वो बाइक पर बैठा और चल दिया। युआन्युंग उसकी पीठ देखती रही, जाने क्यों अचानक पुकार लिया। कब जाना चाहते हो। उसकी ये बात सुनकर ह्यो शांचन की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने जोर से कहा, तुम बताओ, तुम्हें कब फुर्सत है। युआन्युंग ने सोचा और बोली, वीकेंड पर। ठीक है, तय रहा। ह्यो शांचन ने हामी भरी। युआन्युंग तब तक देखती रही जब तक उसकी बाइक नजरों से ओझल नहीं हो गई। फिर मुड़कर ऊपर चली गई। ऊपर आकर देखा तो वूजी में रसोई में बर्तन धो रही थी। युआन्युंग भी तुरंत पास आए और मां के धोए हुए बर्तनों को साफ पानी में फिर से धोने लगी। वू जीमे ने देखा तो जल्दी से टोका, तू मत छू, कहीं हाथों में तेल न लग जाए। युआन्युंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, तेल लगा तो धो लूंगी। वू जीमे ने उसे एक नज़र देखा और पूछा, छोड़ आया। युआन्युंग ने सिर हिलाया। वू जीमे की आंखें थोड़ी नम हो गईं। बड़ा बेचारापन है इस बच्चे में। उसे देखकर उसकी माँ याद आ जाती है। कितनी अच्छी औरत थी और ह्यो शिंगवांग ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये सुनते ही युआन्युंग ने जल्दी से पूछा, माँ, बचपन की बातें मुझे ठीक से याद नहीं है, असल में हुआ क्या था। हो यू की माँ कैसे मरी और कैसे मरेगी, उस बाप की बाहर पाली हुई कमीनी ने गुस्से में मार ही डाला। जैसे ही ये बात छिड़ी, वू शिमी का गुस्सा फट पड़ा, मैंने आज तक इतनी बेहया औरत नहीं देखी। दिल करता था वहीं जाकर 2 तमाचे जड़ दूं। जो नहीं मिलता वही अच्छा लगता है। उस वक्त हु शेनचेन के घर की बातें फैक्ट्री में खूब चर्चा का विषय बनी हुई थी। वहाँ ऐसा कोई नहीं था जिसे ये मालूम न हो। जियांग युवान तब बहुत छोटी थी, इसलिए उसे ज्यादा कुछ याद नहीं। लेकिन वू शिमेई ने उसे वो सब बातें बताईं जो उस जमाने में हुई थी। उस वक्त हु शिंगवान फैक्ट्री का बस एक आम सा कर्मचारी था, जबकि हु शेनचेन की माँ लिन श्यान फैक्ट्री में सबकी चहेती थी। वो न सिर्फ बहुत खूबसूरत थी, बल्कि उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। सबसे बड़ी बात, उसके पिता फैक्ट्री के डी कमेटी के सेक्रेटरी थे। तो जाहिर है, वहाँ जितने भी कुंवारे लड़के थे, सबके दिल में उसके लिए जगह थी। सीधे शब्दों में कहें तो वो उस दौर की गॉडेस थी। हु शिंगवान जैसा मामूली लड़का भी उससे दीवाना हो गया। बाकी लोग जानते थे कि वो उसके लायक नहीं, इसलिए हिम्मत ही नहीं करते थे करीब जाने की। लेकिन हु शिंगवान अलग था। उसने सीधा ही लिन श्यान को पाने की ठान ली। कहते हैं न, अच्छी लड़कियां भी बार बार तंग किए जाने से हार मान जाती हैं। हु शिंगवान का पीछा करना, डटे रहना, हर तरह के नखरे करना, सब कुछ चलता रहा। लिन श्यान बचपन से ही बाप की लाडली थी। उसने कभी बाहर की दुनिया इतनी गहराई से देखी ही नहीं थी। लड़कों से मेलजोल तो दूर, ऐसे हंगामे का तो उसे बिल्कुल अनुभव नहीं था। हु शिंगवान की जिद और लगातार कोशिशों के आगे वो आखिरकार झुक ही गई। सबके देखते देखते, सबके ताने सुनते सुनते, आखिरकार हु शिंगवान ने लिन श्यान को पा लिया और दोनों के बीच प्यार हो गया। इस बात से फैक्ट्री के लोग भी दंग रह गए। लिन श्यान के पिता इस शादी के सख्त खिलाफ थे। उनके पास दौलत थी,
रुतबा था और वो अपनी बेटी को किसी निकम्मे आदमी के हाथों नहीं सौंपना चाहते थे। लेकिन लिन शान जिद पर अड़ी रही, अगर शादी करूंगी तो सिर्फ हु शिंगवान से, वरना बिल्कुल नहीं। आखिरकार अपनी नाजुक बेटी की जिद के आगे पिता को झुकना पड़ा। उन्होंने सोचा, जब तक मैं हूं, मेरी बेटी पर कोई हाथ भी नहीं डाल सकता। इसी तरह सबकी जलन और हैरानी के बीच हु शिंगवांग ने अपनी मुराद पूरी की और लिन शान से शादी कर ली। शादी के बाद शुरू में उनका रिश्ता मीठा रहा। जल्द ही हु शेनचेन भी इस दुनिया में आ गया, लेकिन खुशियां ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाईं। लिन शान के पिता अचानक बीमार पड़े और फिर घर की हालत बिगड़ने लगी। उधर हु शिंगवान का असली रंग भी सामने आने लगा। शुरुआत में तो वो थोड़ा संभल कर रहता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगी। रात भर घर से बाहर रहना, लौटकर आते ही बीवी से पैसे मांगना। बेचारी लिन शान सीधी सादी थी, दुनियादारी समझती ही नहीं थी। उसे तो ये तक अंदाजा नहीं था कि हु शिंगवांग ने बाहर औरत रखी हुई है, और उसने भी लगभग उसी वक्त बच्चा जन्म दिया जब लिन शांग ने हु शेनचेन को जन्म दिया था। यानी वो औरत भी उसकी बीवी की कमाई खा रही थी। लिन शांग की तबीयत वैसे भी डिलीवरी के बाद कभी ठीक नहीं रही, लेकिन जब उस औरत ने बच्चे को लेकर घर आकर खुलेआम उसे ताने मारे और हक जताया, तो लिन शांग का दिल टूट गया। गुस्से और बेइज्जती से उसने खून उगल दिया और फिर उसकी सेहत कभी संभल नहीं पाई। कुछ ही दिनों में वो इस दुनिया से चली गई, पीछे छोड़ गई नन्हा सा हु शेनचेन। लिन शांग की मौत के बाद हु शिंगवांग ने तो जैसे घर से नाता ही तोड़ लिया। वो घर आता भी नहीं था और 10 साल से भी छोटे हु शेनचेन को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। उस उम्र में जब बच्चों को माँ बाप की छांव चाहिए होती है, हु शेनचेन एकदम दुबला पतला, अकेला और कमजोर बच्चा बन गया। मोहल्ले के बाकी बच्चे अक्सर उसे तंग करते, मारते पीटते। इसी बीच उसके चाचा, जो कई साल से शादीशुदा थे लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं थी, ये खबर सुनकर दौड़े चले आए। उसके छोटे भाई की बात सुनते ही वो राजधानी से भागा भागा आया और बच्चे को गोद लेने का प्रस्ताव रखा। हु शिंगवांग ने तो कुछ कहा ही नहीं, बल्कि उसे तो जैसे बोझ से छुटकारा पाना था। भाई से अच्छा खासा पैसा लिया और बेटे को उसके हवाले कर दिया। उस दिन से हुआ शेनचेन को उसका चाचा राजधानी ले गया और फिर उसका अपने असली बाप से कोई नाता नहीं रहा। जियांग युवान ने सब सुनकर गहरी सांस छोड़ी। पहले तो उसे बस इतना पता था कि हुआ शेनचेन का बाप निकम्मा है, जो दिन भर बाहर ही पड़ा रहता है और बेटे की कोई परवाह नहीं करता। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इसके पीछे इतनी कड़वाहट, इतना दर्द और इतनी नफरत छुपी होगी। क्या हुआ कि माँ के मायके में कोई और है? युवान ने धीरे से पूछा। वू शिमेई ने सिर हिलाया, नहीं, शायद कोई और नहीं है। अगर होते भी तो लिन शांग माँ बेटे को हुआ शिंगवांग इतनी बुरी तरह कभी दबा नहीं पाता। लिन शांग अपने घर की अकेली बेटी थी। उसकी माँ उसके पैदा होने के कुछ साल बाद ही गुजर गई थी और उसके पिता ने दोबारा शादी नहीं की। यही एक बेटी थी जिसे उन्होंने अपनी आंखों का तारा बना के पाला। किसे पता था कि किस्मत उसे ऐसे आदमी से मिला देगी। हाथों में संभाल कर रखा हुआ खजाना किसी और के हाथों बर्बाद हो गया। सच कहूं तो किस्मत भी कभी कभी बड़ी बेरहम होती है। वू शिमेई की सांस भर आई। कहते हैं औरत की असली किस्मत तो शादी के बाद पता चलती है। अगर पति गलत निकला तो हाल वही होता है जो लिन शांग का हुआ, धीरे धीरे घुट घुट कर मर जाना। उसे अब भी याद है कि शादी से पहले लिन शांग कितनी चमकती दमकती लड़की थी। कम उम्र में सब उसे देख देख कर जलते थे, मन ही मन उसकी खूबसूरती पर फिदा रहते थे। इतनी खूबसूरत थी कि कोई उससे नफरत भी नहीं कर पाता था। सबको लगता था कि वो किसी अच्छे और बड़े घर में ब्याही जाएगी, मगर किस्मत ने जैसे आंखें मूंद लीं। इतनी प्यारी लड़की भी अंधी साबित हुई और आखिरकार हुआ शिंगवांग जैसे आदमी को चुन लिया। सच कहूं तो समझ ही नहीं आता उस आदमी के दिमाग में क्या चलता है। वू शिमेई के शब्दों में गुस्सा छलका। मैंने उस औरत को देखा है जो हुआ शिंगवांग के बाद उसकी जिंदगी में आई। न वो लिन शांग जितनी सुंदर है, ऊपर से बहुत ही खड़ूस औरत है। मुंह से गाली गलौज के अलावा कुछ निकलता ही नहीं। सुना है तलाकशुदा भी है। पता नहीं हुआ शिंगवांग को उसमें क्या अच्छा लगा। जियांग युवान चुप रही। उस दौरान जब उसकी आत्मा भटक रही थी, उसने सचमुच इंसानों का असली चेहरा देख लिया था। कहाँ गर्मजोशी, कहाँ ठंडापन। जो नहीं मिलता वही सबसे अच्छा लगता है। ज्यादातर मर्दों के दिल में यही खोट होती है। चाहे घर की औरत कितनी भी अच्छी क्यों न हो, बाहर की गंदगी का स्वाद चखने का मन करता ही है। बस फर्क इतना है कि ज्यादातर मर्द ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्योंकि कीमत बहुत बड़ी होती है और गिरने का डर रहता है।
वू शियुमेई ने देखा कि उसकी बेटी की आंखों में ठंडापन उतर आया है। उसका मन कांप गया। उसने झट से उसका कंधा हिलाया। युवान कहाँ खो गई थी? जियांग युवान चौंक कर होश में आए और मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं, सोच रही थी। वू शियुमेई ने हाथ पोंछते हुए धीरे धीरे शब्द चुने, मैं ये सब तुम्हें इसलिए नहीं बता रही कि तुम्हें शादी से डर लगे। हाँ, दुनिया में हुआ शिंगवांग जैसे लोग हैं, लेकिन तुम्हारे पापा और वान अंकल जैसे अच्छे इंसान भी तो हैं। मर्दों को पहचानने में वू शियुमेई की नज़र कभी धोखा नहीं खाए। चाहे युवान का पिता हो या वान झीशन, दोनों ही नेक और सच्चे इंसान थे। जियांग युवान हल्के से हंसी और माँ के बाजू पर सिर टिकाकर लाड़ से बोली, मुझे तो शादी ही नहीं करनी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, ठीक है न? वू शियुमेई ने ये सुनते ही तुरंत उसकी पेशानी पर उंगलियों से हल्की सी चोट की और बोली, हट, मुझे बूढ़ी कुंवारी बेटी नहीं चाहिए। थोड़ा रुककर फिर हंसते हुए बोली, वैसे जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब तक तो मैं तुम्हारे पापा से शादी कर चुकी थी। बेटा, लेकिन तू अभी तो स्कूल में ही है ना? पहले के ज़माने में तो हर घर की हालत तंगी में ही रहती थी। बच्चों को पढ़ाने के लिए कहाँ से पैसे निकलते? उसके घर में भी कई भाई बहन थे। अगर कोई पढ़ सकता था तो बस बेटा। बेटियों को तो पढ़ाई का मौका भी नहीं मिलता था। और इधर इन लोगों को इतनी अच्छी सुविधा मिली है, लेकिन फिर भी पढ़ाई ढंग से नहीं करते। आखिर में कोई भी आगे नहीं बढ़ पाया। यहाँ तक कि उसके कुछ भाई तो अपनी छोटी बहन से भी कमतर निकले। ये सोचकर ही वू शियुमेई ने लंबी सांस भरी। उसने तो जिंदगी भर यही चाहा कि मजबूत बने, कुछ कर दिखाए। अगर उसे आज जैसा मौका मिला होता तो वो जान लगाकर पढ़ाई करती। अफसोस, वो अच्छे वक्त में पैदा ही नहीं हुई। हम कितने दिनों से तेरी नानी के घर नहीं गए। छुट्टियों में तुझे नानी से मिलवाने ले चलूंगी, वू शियुमेई ने नरमी से कहा। जियांग युवान को तभी हु शेनचन से किया अपना वादा याद आ गया। उसने सिर हिला दिया और बोली, इस वीकेंड तो नहीं हो पाएगा। मैंने पहले ही हु यू से वादा किया है कि उसे शहर घुमाने ले जाऊंगी। उसकी बात सुनकर वू शियुमेई ने सिर हिलाया। ठीक है, तो फिर अगले वीकेंड देखते हैं। फिर धीरे से बोली, तुझे पता है योयो की हालत आसान नहीं है। मैंने उससे पूछा भी था कि अपने चाचा के घर ठीक से रह रहा है या नहीं, पर उसने कुछ नहीं कहा। मुझे लगता है वहाँ अच्छा नहीं है उसका। तू उसे आगे से और अच्छे से रखना। जियांग युवान ने बस हम किया, ज्यादा कुछ नहीं बोली। कमरे में लौटकर उसने दरवाज़ा बंद किया और अपने उस रहस्यमयी स्पेस में चली गई। आड़ू का पेड़ अब छोटे छोटे आड़ुओं से लग चुका था, शायद कल सुबह तक खाने लायक हो जाएंगे। जहाँ तक थैली में मिले बीजों का सवाल था, उनमें अब तक कोई हलचल नहीं थी। थोड़ी हैरानी हुई, मगर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शायद उन बीजों का अंकुरित होना ही नसीब में नहीं था। नहाने धोने के बाद उसने वही नन्हे से कमरे में बिस्तर पर लेटकर आंखें मूंद लीं। स्पेस के अंदर का तापमान इतना आरामदायक था कि वहीं चैन से सोया जा सकता था। पूरे दिन की थकान के बाद नींद जल्दी ही आ गई और फिर उसने सपना देखा। सपने में नन्ही म्याओ भागकर उसके बिस्तर तक आई और हंसते हुए उससे बातें करने लगी। जियांग युवान को पता था कि वो सपना देख रही है, इसलिए उसे अजीब भी नहीं लगा कि म्याओ बोल रही है। वो भी हंसकर उसे जवाब देने लगी। म्याओ उसके कानों में कुछ फुसफुसाए। आवाज साफ नहीं आई। जैसे ही उसने ध्यान लगाने की कोशिश की, तभी कमरे के दरवाजे पर खटखट की आवाज हुई। वो झटके से जागी और उनींदी हालत में स्पेस से बाहर आकर दरवाजा खोला। बाहर वो शियुमेई खड़ी थी। उसने हैरानी से पूछा, सोते वक्त दरवाजा बंद करके क्यों रखा था? तू तो पहले कभी ऐसा नहीं करती थी। जियांग युवान ने कोई सफाई नहीं दी, बस कहा, शायद गलती से लॉक हो गया होगा। चल जल्दी मुंह हाथ धो ले, देर हो रही है। वो शियुमेई रसोई में नाश्ता लगाते हुए बोली, कल तो मैंने छुट्टी ले ली थी, आज फिर छुट्टी नहीं ले सकती। जियांग युवान जम्हाई लेते हुए हल्के से सिर हिलाई। नाश्ता करने के बाद वो अपने कमरे में गई, बैग निकालने। इतने दिनों से स्कूल नहीं गई थी, उसे याद भी नहीं कि आज कौन कौन सी क्लास है। आखिरकार उसने सभी किताबें साथ डाल ली और नीचे उतर आई। नीचे आते ही वो शियुमेई ने उसे देखते हुए पूछा, क्या चाहती है? तेरे अंकल वान तुझे छोड़ आए। मकान के गेट के पास कुछ औरतें गोल बनाकर खड़ी हैं और जोर जोर से चर्चाएं कर रही हैं। जैसे ही जियांग युवान और वो शियुमेई वहां पहुंचते हैं, वे फूया का नाम सुन लेती हैं। दिल एकदम से धड़क जाता है, उत्सुकता और डर दोनों साथ साथ फैले हुए हैं। मत पूछो, मैंने खुद पुलिस स्टेशन में सफाई करने वाली अपनी दूर की रिश्तेदार से खबर निकलवाई है। एक आंटी बड़ी फुर्सत से अपनी जानकारी बांटती है,
वो कई अपराधों के लिए आरोपी बन रही है। उसने एक गुंडे को नाबालिग लड़की के साथ रेप की कोशिश करने को उकसाया है। इतनी छोटी उम्र में दिमाग और दिल इतना जहरीला, किसी की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली है। बाकी सब अवाक हो जाते हैं। कोई सिर हिलाता है, किसी की आंखों में डर और चिंता दोनों दिख रहे हैं। मैंने तो सुना है और भी बहुत आरोप लगे हैं, जैसे अफवाह फैलाना, झूठी बदनामी और जाने क्या क्या। आंटी हाथ पटक पटक कर बात समझाती हैं। उनकी हर बात पर आगे खड़े लोग हैरान भी हैं और दबी छुपी राहत भी महसूस करते हैं कि अच्छा हुआ सब अब सही साबित हो गया। मैंने तो उसकी दादी को देखा था, कितना रो रोकर बवाल मचा रही थी। मुझे तो लगा सच में उस पर कोई बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। कोई और बोल उठती है, अरे वो तो कहती थी युवान ने उसे फंसा दिया। जैसे ही ये बात उठती है, सबका ध्यान अचानक जियांग युवान की ओर चला जाता है। आंटी तुझे देखती है और आवाज ऊंची करती है, क्या फंसाया? उस लड़की की नीयत में ही खोट था, पर ये युवान हमारी आंखों के सामने बड़ी हुई है। इतनी मासूम लड़की भला कभी ऐसा कर सकती है क्या? बाकियों के चेहरे पर संशय की झलक दौड़ जाती है। पर कल तो तुमने कुछ और कहा था, कोई हिचकते हुए पूछता है। हाँ, कल तो कहा था कि सिंगल मदर की बेटी है, पता नहीं कैसी होगी। आंटी क्षणभर झेप जाती हैं, लेकिन बात का रुख बदलते हुए जैसे ही वो शिवमेई उनके पास पहुंचती है, चेहरे पर जबरन मुस्कान ला लेती हैं। अरे शिवमेई, काम पर जा रही हो क्या? सभी मुड़कर शिवमेई को देख लेते हैं। चेहरे पर हल्की सी अपराध बोध की छाया आ जाती है। वो शिवमेई को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधी पूछती है, फूया को पुलिस ने पकड़ लिया है? सभी एकदम से चौंक जाते हैं। क्या सच में उन्हें बिल्कुल खबर नहीं? जियांग युवान पहले ही जल्दी जल्दी स्कूल की ओर बढ़ चली है। इन बातों में उलझना उसे अच्छा नहीं लगता। पीछे खड़ी औरतें फिर वो शिवमेई को घेर लेती हैं। अपनी युवान का ख्याल रखना, फूया जैसी लड़कियों के साथ मत खेलने देना। वो शिवमेई बस हल्की मुस्कान और सिर हिलाकर निकल जाती हैं, लेकिन दिल में एक अनकही टीस छोड़ जाती है। दूसरों की बातें तीर बनकर उसके जज्बातों को चीर जाती हैं, पर वो सब कुछ अंदर ही अंदर सह जाती है। जियांग युवान जैसे ही कॉलोनी से बाहर निकली, वो सीधे स्कूल की तरफ चल दी। ये स्कूल स्टील फैक्ट्री का ही था, तो फैक्ट्री से ज्यादा दूर भी नहीं था। स्कूल के गेट पर खड़े होकर उसने इधर उधर देखा। सब कुछ जाना पहचाना भी था और कहीं कहीं अजनबी सा भी। उसकी आंखें हल्की सी नम हो गईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे दोबारा स्कूल आने का मौका मिलेगा। पिछली जिंदगी में तो वो कॉलेज एग्जाम भी पास नहीं कर पाई थी, तो कॉलेज जाने का सवाल ही नहीं उठता था। गेट पर खड़े खड़े उसने काफी देर तक याद करने की कोशिश की, तब जाकर उसे याद आया कि उसका क्लासरूम कहाँ है। क्लास तक पहुंचने से पहले ही सामने उसे ज़ेग मेजू दिखी। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए उसके पास पहुंची और हल्की आवाज में पुकारा, मेजू। ज़ेग मेजू रुक गई और पीछे मुड़कर उसे देखने लगी। तुम्हारी तबीयत ठीक है? आज क्लास में क्यों आए हो? जियांग युवान ने नरमी से पूछा। उसे पता ही नहीं था कि ज़ेग मेजू आज क्लास में आएगी, वरना वो तो पहले ही जाकर उसे साथ आने को कह देती। ज़ेग मेजू ने अपने लंबे बालों से खेलते हुए हल्का सा सिर हिलाया और बोली, मैं ठीक हूँ। दोनों साथ साथ क्लासरूम में दाखिल हुई। क्लासरूम उस वक्त पूरी तरह शोरगुल से भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही सबकी नज़र दरवाजे पर खड़ी दोनों पर पड़ी, माहौल अचानक थम गया। सबके चेहरे पर हैरानी जम गई। ज़ेग मेजू हौले से हंसी और सीधी क्लासरूम में जाते हुए बोली, क्या हुआ? अब हमें पहचानते नहीं हो क्या? जियांग युवान भी उसके पीछे चली गई और अपनी सीट पर जा बैठी। तभी एक जिज्ञासु सहपाठी ज़ेग मेजू के पास आकर धीरे से बोला, ज़ेग मेजू, तुमने तो कहा था कि जियांग युवान की माँ ने तुम्हारा सिर फोड़ दिया था, लेकिन मुझे तो लग रहा है जैसे सब पहले जैसा ही है। तुम दोनों तो साथ साथ क्लास में भी आए हो। ज़ेग मेजू ने हल्की नज़र जियांग युवान पर डाली और मुस्कुराकर बोली, युवान तो युवान है, उसकी माँ है। भले ही उसकी माँ ने मुझे मारा, वो फिर भी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। फिर उसने मुड़कर जियांग युवान की तरफ देखा और पूछा, है ना युवान? जियांग युवान का चेहरा एक पल को जम सा गया, मगर उसने जल्दी से मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। ज़ेग मेजू के आसपास खड़े सब सहपाठी उसकी तारीफ करने लगे। तुम तो वाकई बहुत नेक दिल हो। हम तो सोचते थे तुम थोड़ी अकड़ू हो, लेकिन तुम तो बहुत ही बड़ी दिलवाली निकली। सब उसी के चारों तरफ इकट्ठा हो गए, उसे सराहने लगे, कहने लगे कि वो कितनी दयालु है, अपनी दोस्त की माँ से पिटने के बाद भी दोस्ती नहीं तोड़ी। जियांग युवान अपनी सीट पर चुपचाप बैठ गई। उसकी आंखें नीचे झुक गईं, कुछ कहा नहीं।
उसे साफ महसूस हो रहा था, बदली वो अकेली नहीं है, जेग मेजू भी बदल चुकी है। इसी बीच किसी ने बात छेड़ी, अरे हाँ, तुम लोगों ने फूया के बारे में सुना? सब तुरंत चौंक कर पास आ गए। वो कल क्लास में नहीं आई थी, सुना है उसे कहीं ले जाया गया है। आखिर मामला क्या है? जिसे असली बात पता थी, वो बताते ही वाला था कि किसी ने उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाए और इशारे से चुप रहने को कहा। फिर भी उसने सबको जितना जानता था उतना बता ही दिया। बस इतना ही सुना है। कहते हैं उस पर कई इल्जाम हैं। असल में जियांग युआन की मां को उसी ने भड़काया था, तभी उसने जेग मेजू को मारा। इतना कहकर वो सहपाठी सीधा जियांग युआन की तरफ देखने लगा और जोर से पूछा, युआन, क्या ये सच नहीं है? जियांग युआन ने हल्के से सिर हिलाया। वो कुछ बोल ही पाती कि जेग मेजू ने तुरंत बात पकड़ ली। हाँ, ये बिल्कुल सच है। जब मेरी आंटी शियू से अनबन हुई थी, तो वही थी जिसने आग में घी डाला। उसकी बात सुनकर सब फिर से उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए और उससे पूरी कहानी बताने को कहने लगे। जेग मेजू थोड़ी झिझकी और अनजाने में उसकी नज़र जियांग युआन पर चली गई, जैसे वो उसकी इजाज़त मांग रही हो। जियांग युआन ने मुंह खोला ही था कि बगल से एक सहपाठी बोल पड़ा, युआन, तुम इतनी छोटी सोच की तो नहीं हो। तुम्हारी माँ ने गलती की है, ये तो सबको पता है। अब सब बस सच जानना चाहते हैं। तुम अगर चाहो कि हमें असलियत न पता चले, तो ये तो ऐसे हुआ जैसे तुम अपनी माँ को छिपा रही हो। सच बताने में क्या दिक्कत है? उस सहपाठी के लहजे में झुंझलाहट थी और उसकी आंखों में जैसे इल्जाम लिखा हुआ था। ये सुनकर युआन का हाथ, जो किताब थामे हुए था, अचानक ठहर गया। उसने सिर उठाया, उस लड़के की तरफ देखा जिसने अभी बात की थी, और ठंडी आवाज में बोला, पहली बात, मैंने तुम्हें सच्चाई जानने से कभी नहीं रोका। सुनना चाहते हो तो मेजू चाहे तो बता सकती है, तुम जो चाहो करो। दूसरी बात, पुलिस वाले अंकल तक ने मेरी माँ को किसी जुर्म में नहीं फंसाया, तो तुम क्यों उसे गुनहगार ठहरा रहे हो? क्या तुम कानून से बड़े हो? जज हो क्या? जियांग युआन के चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे, मगर उसकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी। उसकी नज़र इतनी सख्त थी कि वो लड़का अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। युआन ने तुरंत अपनी नज़र हटा ली और फिर से किताबें संभालने लगी। क्लास में बैठे बाकी बच्चे एक दूसरे को देखने लगे, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। ये देखकर जेग मेजू जल्दी से उसके पास आए, उसका हाथ पकड़ते हुए मासूम सी आवाज में बोली, युआन, तुम मुझसे नाराज हो क्या? युआन ने हल्की नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा। मेजू का चेहरा बड़ा ही बेबस और दुखी दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में छिपी चालाकी युआन से छुप नहीं पाई। इधर उधर बैठे लोगों की उत्सुक नज़रों को देखकर युआन को अचानक बहुत घुटन सी महसूस हुई। उसने गहरी सांस ली, अपना हाथ छुड़ा लिया और उससे भी ज्यादा बेबस और आहत चेहरा बनाकर बोली, मेजू, तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रही हो? पुलिस वालों ने तो साफ कहा था कि तुम और मेरी माँ दोनों में झगड़ा हुआ था, गलती दोनों की थी। फिर अब अचानक कैसे मेरी माँ ही अपराधी हो गई? और वैसे भी पहले हाथ तो तुमने उठाया था, फिर अब दोष सिर्फ माँ पर क्यों? इतना कहकर उसने आंखों में जबरन आंसू भर लिए, एक बूंद उसकी गाल पर लुढ़क गई। अगर माँ ने सच में कोई गलती की होगी तो कानून उसे सजा देगा, लेकिन ऐसे तुम लोगों की जुबान से अपराधी कहलाकर जीना मेरे लिए नर्क जैसा है। मुझे अभी कॉलेज जाना है, क्या तुम लोग चाहते हो मैं आगे पढ़ ही न पाऊं? इतना बोलते ही वो अपने डेस्क पर सिर झुकाकर बैठ गई। उसके कांपते कंधे साफ बता रहे थे कि वो अंदर से कितनी टूटी हुई और आहत है। क्लासरूम में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे पर हैरानी थी, किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। युआन की हालत देखकर जेग मेजू और भी बेचैन हो गई। उसके दिल में जलन सी उठी और गुस्से में भरकर वो चुपचाप अपनी जगह पर वापस लौट गई। बाकी सब बच्चों ने भी फौरन अपनी अपनी सीट पर बैठना शुरू कर दिया और धीरे धीरे आपस में फुसफुसाने लगे। युआन ने ये देखकर चैन की सांस ली, फिर सिर उठाया और धीरे धीरे अपनी किताबें सहेजने लगी। जैसे ही जेग मेजू ने सिर घुमाया, उसने जियांग युआन को देखा, जो ऐसे बर्ताव कर रही थी मानो कुछ हुआ ही न हो। ये देखकर उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। मार तो उसे ही पड़ी थी, जुल्म भी उसी पर हुआ था, फिर जियांग युआन को उस पर रौब झाड़ने की हिम्मत कैसे हो रही है? ये सोचकर जेग मेजू ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसके दिल में बहुत बड़ा अन्याय महसूस हो रहा था। वो तो लगभग वू शिवमेई के हाथों मर ही गई थी। वू शिवमेई को तो जेल जाना चाहिए था, लेकिन वो ऐसे घूम रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सिर्फ माफी मांग ली तो सब खत्म। क्या इतनी आसानी से सब छूट जाएगा?
उसने चोरी चोरी जियांग युवान वान की तरफ देखा, और जब पाया कि वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बैठी है, तो उसके दिल में और ज्यादा जलन भर गई। आखिर सबको क्यों लग रहा है कि अब सब ठीक हो गया। ज़ेग मेजू की उंगलियां और कसकर बंद हो गईं। जियांग युवान ने उसकी निगाहों को तिरछे से महसूस किया और उसके दिल में एक लंबी सांस भरी बेबसी उतर आई। अगर ज़ेग मेजू उसे गालियां दे देती या मार भी लेती, यहाँ तक कि बिल्कुल नज़रअंदाज कर देती, तो भी वो बर्दाश्त कर लेती। लेकिन अभी उसका ये छुपा छुपा ताना मारना, इशारे से चुपती बातें कहना, वो दिल को कहीं ज्यादा खल रहा था। थोड़ी देर में टीचर क्लास में आईं। उन्होंने जब देखा कि जियांग युवान और बाकी सब पढ़ाई के लिए आए हैं, तो वो एक पल को ठिठकी, लेकिन अगले ही पल मानो कुछ हुआ ही न हो, पढ़ाना शुरू कर दिया। पहला पीरियड मैथ्स का था। कई साल हो चुके थे स्कूल की पढ़ाई छुए हुए, इसलिए जब बोर्ड पर सवाल देखे तो उसका दिमाग एकदम खाली हो गया। लेकिन उसकी बुनियाद पहले से ही मजबूत थी, दिमाग भी तेज था। उसे पूरा भरोसा था कि अगर थोड़ा टाइम लगाया तो फिर से पहले जैसा लेवल पा लेगी। पूरा सुबह का समय ऐसे ही बीत गया। छुट्टी की घंटी बजी तो ज़ेग मेजू बिना एक शब्द कहे सीधे अपना बैग उठाकर क्लास से निकल गई। अभी जियांग युवान ने कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि सामने से ज़ेग मेजू की चीख सुनाई दी। आह, तुम लोग क्या कर रहे हो? उसका दिल एकदम से बैठ गया। उसने झुककर जमीन से एक ईंट उठा ली और सावधानी से आगे बढ़ी। मोड़ काटते ही उसने देखा कुछ 20-22 साल के लड़के ज़ेग मेजू को घेर कर खड़े थे। उनके चेहरे पर गंदी हंसी थी, हाथ बढ़ाकर उसे छू रहे थे और बेहुदा बातें कर रहे थे। जियांग युवान की भौहें कस गईं। सामने 5 लोग थे और वो अकेली। सीधे सीधे लड़ाई करना नामुमकिन था। हाँ, उसके पास अपनी स्पेस की ताकत थी, वो उसमें छुप सकती थी। लेकिन उस राज को किसी को पता नहीं चलना चाहिए था, इसलिए सबसे पहले जरूरी था कि किसी तरह ज़ेग मेजू को यहाँ से निकलवा दे। ये सोचकर उसने हाथ की ईंट नीचे रख दी, फिर सामान्य लहजे में आगे बढ़कर बोली, मेजू, तुम घर क्यों नहीं चली गई? उसका दिल जैसे धड़कना ही बंद कर चुका था। जैसे ही उसने जियांग युवान को आते देखा, वो घबरा कर तुरंत उसका हाथ पकड़ ली और जल्दबाजी में बोली, वो मुझे छोड़ नहीं रहे हैं। जियांग युवान ने बिना कुछ जताए धीरे से उसे अपने पीछे खींच लिया और उन गुंडों की तरफ हल्की सी मुस्कान देकर बोली, भाइयों, मेरे पास कुछ पैसे हैं, सब तुम्हें दे दूंगी, हमें जाने दोगे? उनमें से जो सबसे बड़ा दिख रहा था, उसने ठुड्डी पर हाथ फेरते हुए जियांग युवान को ऊपर से नीचे तक घूरा। उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। कितने पैसे हैं तेरे पास? उसने ऊंची आवाज में पूछा। जियांग युवान ने अपनी 5 उंगलियां फैला दी। वो आदमी हंस पड़ा। 5 रुपए में हमें छोड़ना चाहती है? तू पागल है या हमें बेवकूफ बना रही है? उसे देखकर किसी को भी यही लगता कि इतनी छोटी लड़की के पास भला कितने पैसे होंगे। लेकिन जियांग युवान जरा भी नहीं डरी। उसने सिर हल्का सा हिलाया और नरमी से बोली, 5 रुपए नहीं, 500 हैं। उसकी ये बात सुनकर सारे गुंडों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी लड़की के पास 500 रुपए हो सकते हैं। तू हमें बेवकूफ बना रही है क्या? इतनी सी उम्र में तेरे पास 500 कहाँ से आएंगे? बड़े वाले ने शक भरी नजरों से उसे फिर से देखा। और अगर तुझे छोड़ दिया तो तू भाग जाएगी, फिर हमें कहाँ ढूंढेगी? जियांग युवान ने हाथ जेब में डालकर ऐसे रगड़ा जैसे सच में पैसे रखे हों। बोली, आज सुबह मम्मी ने ही दिए थे बैंक में जमा कराने को। शायद 500 का लालच ही बहुत बड़ा था, या फिर उसे देखकर लगा होगा कि इतनी दुबली पतली लड़की भाग भी गई तो पकड़ना मुश्किल नहीं होगा। उस आदमी ने आखिरकार सिर हिलाकर हामी भर दी। ठीक है, उस लड़की को पहले जाने दे। उसने हाथ हिलाकर ज़ेग मेजू की तरफ इशारा किया। ज़ेग मेजू डर से कांप गई। उसने जियांग युवान को देखा, हिम्मत नहीं हो रही थी आगे बढ़ने की। जियांग युवान ने आंखों से इशारा किया और धीरे से बोली, तू पहले जा। ज़ेग मेजू ने होंठ काटे, कुछ पल सोची, फिर अचानक मुड़कर भाग खड़ी हुई। इस वक्त उसे बस किसी भी तरह यहाँ से निकलना था। पीछे से वो गुंडा चिल्लाया, मैं जानता हूँ तू स्टील विक्ट्री हाई स्कूल की है। अगर किसी को बुलाया तो तुझे ढूंढ कर ही छोड़ूंगा। उसकी आवाज़ सुनकर ज़ेग मेजू के कदम लड़खड़ा गए। वो लगभग गिर ही पड़ी, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और पागलों की तरह भागती रही। जब तक वो मुख्य सड़क पर नहीं पहुंची और लोगों की भीड़ नहीं दिखी, तब तक उसका दम घुट रहा था। रास्ते में कई लोग उसकी घबराए हालत देखकर रुक गए और चिंता से पूछने लगे, बिटिया, सब ठीक है? तू इतनी घबराई क्यों है? उसने मुंह खोला, चाहा कि सच बता दे,
लेकिन अचानक गुंडे की धमकी याद आ गई। दिल कांप उठा, वो सब शब्द गले में ही अटक गए। उसने बस सिर हिलाकर कहा, कुछ नहीं, मैं और मेरी दोस्त बस मजाक कर रहे थे। लोगों ने उसकी बात मान भी ली और उसे समझाया, सड़क पर ऐसे मत भागा कर, संभल कर रहा कर। जेग मेजू ने जल्दी से सिर हिलाया, बेल्ट कसकर पकड़ी और 3-3 कदम में घर की तरफ तेजी से बढ़ गई। अरे छोटी लड़की, तेरी सहेली को तो छोड़ दिया है, अब जल्दी से पैसे दे वरना। बात करते करते उस सरगना ने सिगरेट सुलगा ली, चेहरे पर खौफनाक हाव भाव लाते हुए। जियांग युवान ने जेग मेजू को दूर जाते देखा, फिर पीछे मुड़कर उनकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ धीरे से बोली, तुम लोग मुझे पकड़ लो, अगर पकड़ लिया तो मैं सारा पैसा तुम्हें दे दूंगी। ये कहकर वो अचानक पीछे मुड़ी और तेजी से भाग निकली। मोड़ पर पहुंचते ही उसने तुरंत अपने स्पेस में घुसकर गायब हो गई। कुछ पलों तक वो लड़के हैरान खड़े रह गए, जैसे उनकी समझ ही न आ पा रही हो कि ये लड़की कर क्या रही है। एक दूसरे की शक्ल देखते ही उनके चेहरों पर गुस्सा उभर आया। साली, हमें बेवकूफ बना रही है। सरगना ने सिगरेट का टुकड़ा जमीन पर फेंककर पैर से दबा दिया और गुर्राया। उसने हाथ का इशारा किया और बाकी सबको दौड़ने का हुक्म दिया। भागो, पकड़ कर बताता हूँ इसे मजा क्या होता है। उसे पूरा यकीन था कि एक छोटी सी लड़की ज्यादा दूर भाग नहीं पाएगी, वो जल्द ही पकड़ी जाएगी। लेकिन जब सब लोग दौड़ते हुए उस मोड़ पर पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सड़क पूरी साफ थी और उस लड़की का कहीं कोई नामो निशान तक नहीं था। छिप गई होगी कहीं, ढूंढो अच्छी तरह, सरगना ने आदेश दिया। उसके इशारे पर बाकी लड़के इधर उधर रखे कबाड़ और बिखरी चीजों में खोजबीन करने लगे। लेकिन काफी देर तक तलाशने के बाद भी जियांग युवान का कोई पता नहीं चला। सरगना का चेहरा खींच से लाल हो गया। उसने जोर से थूका और बड़बड़ाया, ससारी खरगोश से भी तेज भाग गई। भाई, अब क्या करें? एक गुंडे ने डरते डरते पूछा। उसने गुस्से में उसके सिर पर चपत लगाई, क्या करोगे? जब लड़की ही गायब हो गई तो क्या नाच करवाऊं तुमसे? बेवकूफ कहीं के, वो फिर थूकते हुए बोला, अगली बार मेरे हाथ लगी ना तो खाल उधेड़ दूंगा उसकी। पास खड़े एक छोटे गुंडे ने फौरन खुशामद करते हुए कहा, भाई, वो लड़की तो स्टील फैक्ट्री के मिडिल स्कूल में पढ़ती है ना, हम वहीं नजर रखेंगे, भागता जाएगी कहाँ? ये सुनकर सरगना ने एक और चपत जमाए और उसकी कॉलर पकड़कर खींचते हुए बोला, अरे, अभी याद आया तुझे, अपने नाम की भी चीज रखते हो या नहीं? निकम्मों की टोली। सबको डांटता फटकारता वो उन्हें चौराहे की ओर घसीट ले गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इधर जियांग युवान स्पेस के अंदर बैठी उनकी आवाजें सुन रही थी। जब कदमों की आहट धीरे धीरे दूर चली गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया, तभी उसने बाहर आकर राहत की सांस ली। सावधानी बरतते हुए उसने उसी दिशा में नहीं गई, बल्कि उल्टी ओर निकल गई। रास्ते भर उसे वो गुंडे दोबारा नहीं मिले। थोड़ी ही देर में वो मुख्य सड़क तक पहुंच गई। यहाँ भीड़ भाड़ थी, लोग आते जाते थे, तो डरने की कोई बात नहीं थी। जियांग युवान ने बिना रुके सीधे घर का रास्ता पकड़ा। घर पहुंची तो देखा डाइनिंग टेबल पर गर्मा गर्म दोपहर का खाना सजा हुआ था। वो वही डिश थी जो कल रात जेग मेजू ने ऑर्डर की थी। डिश के नीचे एक छोटा सा नोट रखा था, जो वो शिवमेई ने छोड़ा था। उसमें लिखा था कि वो अभी मेजू के घर खाना देने गई है और युवान को खुद खाना निकालकर खा लेना है। ये देखकर जियांग युवान रसोई में गई और खाना निकाल लिया। बस 2-3 कौर ही खाए थे कि वो शिवमेई लौट आई। युवान, तुम आ गई। वो शिवमेई ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अभी मेजू के घर गई थी, सुना कि वो आज स्कूल चली गई है। मैं पहुंची तो वो अभी अभी स्कूल से लौटी थी। जियांग युवान के हाथ में पकड़ी चॉपस्टिक रुक गई। उसने अनजाने में पूछ लिया, उसने कुछ कहा तुमसे? क्या कहेगी? वो शिवमेई की आवाज हल्की सी अटक गई। फिर उसे लगा कि शायद युवान पूछ रही है कि मेजू ने फिर ताना वाना तो नहीं मारा। उसने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, उसने बस हल्की सी नमस्ते की और कुछ नहीं कहा। जियांग युवान ने नजरें झुका ली। वो चुप रही। वो शिवमेई ने उसके चेहरे पर उदासी देखी तो पास बैठ गई और धीरे से पूछा, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है क्या? जियांग युवान ने झट से सिर उठाकर हल्की मुस्कान बनाई और बोली, कुछ नहीं। वो नहीं चाहती थी कि वो शिवमेई और सवाल करे, इसलिए जल्दी से बोली, आज रात मेजू ने कुछ मंगवाया है क्या खाने में? वो शिवमेई ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, आज उसने कुछ भी नहीं मांगा। मैंने पूछ भी लिया था तो उसने कहा कि उसे कुछ नहीं खाना और मुझे वापस भेज दिया। इतना कहते हुए वो भी रसोई में जाकर खाना निकालने लगी और बोली,
तुम जब दोपहर को स्कूल जाओगी तो उससे पूछ लेना, अगर कुछ चाहिए हो तो मैं शाम को बना दूंगी। जियांग युआन ने हल्के से सिर हिलाया और चुपचाप खाने में लग गई। खाना खत्म होने के बाद वो शिवमेई अपने काम पर चली गई। जियांग युआन ने समय का इंतजार किया, फिर नीचे उतरकर स्कूल चली गई। पूरे दिन जिग मेजू की सीट खाली रही, जब तक कि स्कूल की छुट्टी नहीं हो गई। जियांग युआन का दिल अजीब सी शांति से भरा रहा। स्कूल खत्म होने के बाद जब वो गेट से बाहर निकल रही थी, तभी उसने दूर से देखा। उस बड़े पेड़ के नीचे वही गुंडे खड़े थे। इस वक्त उनकी निगाहें लगातार स्कूल के गेट पर थीं। साफ था, वो उसी को ढूंढ रहे थे। जियांग युआन ने चेहरा सीधा रखा, बिना घबराए रिसेप्शन रूम की तरफ बढ़ गई। अंदर बैठे अंकल ने उसे देखा तो हंसकर बोले, अरे छोटी बिटिया, अभी तक घर क्यों नहीं गई? कोई काम है क्या? जियांग युआन ने होंठ भींचे और धीरे से कहा, अंकल, मुझे घर फोन करना है। जेब से पैसे निकालकर उसने अंकल की तरफ बढ़ा दिए। ये देखकर अंकल हल्का सा हंस दिए। उसका हाथ धीरे से पीछे धकेलते हुए बोले, अरे रहने दो, पैसे की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा रुककर फिर हंसते हुए बोले, बस लंबी दूरी की कॉल मत करना। जियांग युआन ने सिर हिलाकर हामी भर दी। वो मेज की तरफ बढ़ी और फोन उठा लिया, लेकिन जैसे ही नंबर डायल करने लगी, उसका हाथ ठिठक गया। अनजाने में नजर ऊपर उठकर अंकल पर चली गई। अंकल ने उसकी आंखों में वो झिझक, वो छुपी हुई बेचैनी देख ली। मुस्कुराते हुए जल्दी से बोले, तुम आराम से फोन मिलाओ, मैं अभी पानी गर्म करके लाता हूँ। इतना कहकर अंकल केतली उठाकर बाहर चले गए। जियांग युआन ने गहरी सांस ली, फिर फोन उठाया और पुलिस को कॉल कर दिया। उधर से तुरंत कॉल जुड़ गई। फोन रखते ही वो रिसेप्शन रूम के दरवाजे पर आकर बैठ गई। दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन आंखों में सिर्फ इंतजार था पुलिस के आने का। जाने से पहले मेरे नॉवल वर्ल्ड 2.0 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। ऐसे न्यूज़ स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। उसके साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी इंटरेस्टिंग न्यूज़ स्टोरीज अपलोड होते हैं। आज के लिए बाय फ्रेंड्स, कल मुलाकात होगी।